ये कैसी चल रही है भाई तुम्हारी तैयारी? चैप्टर नंबर थर्ड एडमिशन ऑफ अ पार्टनर करते हैं स्टार्ट। और एडमिशन ऑफ अ पार्टनर तुम्हारा हो गया ना। तो नंबर फोर्थ जो रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर है ना, तो 70-80% तो तुम्हारा इजीली कवर हो जाएगा उसको। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में होता क्या है? फर्स्ट फंडामेंटल था, बिजनेस स्टार्ट किया था। सेकंड में रेशियो चेंज कर दी थी। थर्ड में पार्टनर्स कहते हैं यार बहुत हो गया यार, मेहनत हो नहीं रही, कुछ ना कुछ की कैपिटल की रिक्वायरमेंट है बिजनेस को बढ़ाने के लिए और संभाला नहीं जा रहा बिजनेस, क्योंकि बिजनेस एक्सपेंड हो चुका है। तो एक ना एक पार्टनर और आ जाए ना, हेल्प हो जाएगी बिजनेस की। बट क्या होगा उसमें? एक पार्टनर को एडमिशन दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल क्या है, जैसे ए और बी टू पार्टनर्स हैं, 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। सी आया है नया पार्टनर, उसको फ्यूचर में 1/4 शेयर दिया करेंगे वो। तो पहले जो प्रॉफिट होता था ना डिस्ट्रीब्यूट, वो दो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होता था। पर नए पार्टनर के आने की वजह से ना, नो डाउट बिजनेस को इनमें तो थोड़ी हेल्प तो मिलेगी। पहले दो बिजनेस को चलाते थे, अब तीन चलाएंगे, मैनेजमेंट थोड़ी अच्छे से होगी। कैपिटल लेकर आएगा बिजनेस में, पैसा इन्वेस्ट करेगा तो बिजनेस में कैपिटल एक्स्ट्रा आएगी और बिजनेस को बढ़ा सकती है। बट इसके आने की वजह से ना, जो प्रॉफिट पहले दो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होता अब तीन में डिस्ट्रीब्यूट होगा। बेसिकली इसके आने की वजह से इनकी प्रॉफिट थोड़ा कम हो जाएगा। ओल्ड पार्टनर्स ना कुछ हिस्सा सेक्रीफाइस करेंगे ना। प्रॉफिट दो में ना बढ़ के अब तीन में डिस्ट्रीब्यूट होगा। इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है सेक्रीफाइस रेशियो निकालना, और तीनों प्रॉफिट को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो निकालना। तो न्यू रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। दूसरी इंपॉर्टेंट है सेक्रीफाइस रेशियो। मैं तुम्हें चार केस है टोटल, तो सिर्फ चार केस है न्यू रेशियो निकालने के। तो उसी में न्यू रेशियो और उसी में साथ का सेक्रीफाइस रेशियो बता दूंगा। ठीक है, पहले केस की पहचान क्या है? केस वन, यही क्वेश्चन लेके चलो। केस वन में ना, ए और बी टू पार्टनर से 3:2 है। सी आया है नया पार्टनर 1/4 शेयर के लिए, और डायरेक्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ कैलकुलेट न्यू रेशियो। सी अपना शेयर जो 1/4 हिस्सा लेगा फ्यूचर में, किससे लिया उसने? ए से लिया, बी से लिया, ऐसा कुछ नहीं लिखा, सिर्फ ये लिखा सी आया 1/4 शेयर के लिए। सीधा न्यू रेशियो निकालो। तो ये वाला केस होता है। ऐसे केस में आप क्या करते हो? न्यू शेयर को ना, तीनों के न्यू शेयर को लेट कर लेते हो 1। लेट कर लो टोटल न्यू शेयर 1। चार केस है, चार में से तीन केस ऐसे होंगे जिसमें क्लियर कट मेंशन होगा कि नया पार्टनर आया, उसने अपना शेयर किस किस से लिया, वो मेंशन होगा। बस एक ये वाला केस ऐसा है जिसमें मेंशन नहीं होगा, डायरेक्ट लिखा होगा न्यू रेशियो निकालो। तो ये इस केस की पहचान है। 1 टोटल न्यू शेयर है तीनों का मिलाकर। तीनों में से न्यू शेयर हमें किसका पता है? सी का न्यू शेयर पता है 1/4। तो 1 में से सी का शेयर हटा दो, रिमेनिंग शेयर बच जाएगा। 1 में से 1/4 माइनस करो 3/4। ये 3/4 शेयर किस किस का है? ऑब्वियस तीनों का। ए 1 था, 1 में से सी का हटा दिया तो ऑब्वियस दो का ही बचा, ए और बी का बचा। और ए और बी इस रेशियो को, इस शेयर को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? जैसे वो पहले डिस्ट्रीब्यूट करते थे। पहले कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते थे? 3:2 में। तो जब भी ये ऐसा चीज बने ना, ये डायग्राम ऐसे दो लाइन, तो बस रेशियो की फॉर्म में हो तो मल्टीप्लाई किया करो, बस डायरेक्ट न्यू शेयर निकलेगा इसमें। ए का न्यू शेयर 3/4 इंटू 3/5, ये 3 में टोटल 9/20। बी का न्यू शेयर निकाल लो, 3/4 इंटू 2/5, 6/20। तो ए का भी न्यू शेयर आ चुका है, बी का भी न्यू शेयर आ चुका है, सी का दे ही रखा था। 9/20, 6/20, सी का पहले से दे रखा था, ये रहा 1/4। कई बच्चे ना ये वाला लेते हैं 3/4, ये गलती से गलती मत कर देना। एलसीएम लिया 20965, ये आ जाएगा आंसर। लेट वाले केस की पहचान है, क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं होता। तो अब लेट वाले केस में ना, याद देखना न्यू रेशियो मैंने तुम्हें बता दी। मैंने कहा था साथ के साथ सेक्रीफाइस रेशियो भी बताऊंगा ना, कवर हो जाएगा इसलिए। लेट वाले केस में ना जो होता है, जो सेक्रीफाइस रेशियो होती है, जो ओल्ड रेशियो होती है ना, ओल्ड, वही सेक्रीफाइस होती है। कैलकुलेट करके देख लो बेशक, मैंने लिख दिया है पहले ही सेक्रीफाइस रेशियो। ओल्ड माइनस न्यू करके देख लो। चलो कर लो, देख लो। ओल्ड है ए की 3/5, न्यू हमने निकाली ये रही 9/20। एलसीएम लिया 20, 12 माइनस 3, 3/20। पी की भी निकाल लो। ओल्ड है 2/5, न्यू है 6/20। 8 माइनस 6, 2/20। ये आई गेनिंग सेक्रीफाइस रेशियो 3:2, 3:2, वही हमने लिखी थी 3:2। तो जो ओल्ड रेशियो होती है सेक्रीफाइस, तो लेट वाले केस में अगर एमसीक्यू क्वेश्चन आ जाए तो निकालने की जरूरत नहीं है, जो ओल्ड रेशियो होती है वही सेक्रीफाइस होती है। केस टू, पी आया है न्यू पार्टनर 1/4 शेयर, सेम केस है बट इस केस केस टू है। अगर तो सिर्फ इतना लिखो फिर तो हो जाएगा लेट वाला केस, बट क्वेश्चन में क्या लिखा हो, आगे क्या लाइन लिखोगी?
सी आया है नया पार्टनर 1/4 शेयर के लिए विच ही एक्वायर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। ये वाला शेयर इसने इन दोनों से लिया है इक्वली। ए जो आया है सी नया पार्टनर 1/4 शेयर, इन्हीं की भाषा लिख लो, इन्हीं की लाइन। ये 1/4 शेयर उसने ए और बी से लिया है, वो भी कैसे? इक्वली। इक्वली का मतलब 1:1 में। ऐसे वाले केस में तुम्हें बताया था क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है हमेशा, जब भी ये नीचे रेशो की फॉर्म में रेशो। ध्यान से सुनो जो बोल रहा हूँ। लेट वाले केस को छोड़कर बाकी लेट वाले केस में जो रिमेनिंग शेयर बचता है उससे डायरेक्ट न्यू रेशो आ जाती है, जो भी हमने किया। उस वाले केस को छोड़कर बाकी जितने भी केसेस है, तीनों केसेस में आपको सेक्रीफाइस शेयर निकालना पड़ेगा कि ए ने कितना हिस्सा दिया, बी ने कितना हिस्सा दिया, ये आपको निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन में मेंशन है सी ने अपना 1/4 शेयर दोनों से लिया इक्वली, तो लिखेंगे ए ने कितना सेक्रीफाइस किया, ए सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस का मतलब ए ने सी को दिया या सी ने ए से लिया, एक ही बात है। 1/4 इंटू 1/2, इसको बोलते हैं सेक्रीफाइस शेयर, बोलते हैं शेयर। याद रखना क्या लिखा है मैंने, सेक्रीफाइस शेयर, बी सेक्रीफाइस 1/4 इंटू 1/2। लेट वाले केस को छोड़कर तीनों केसेस में बाकी न्यू शेयर निकालने का फॉर्मूला होगा ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस शेयर। क्या लिखा मैंने, ओल्ड माइनस, तीनों केसेस में अगले वाले। ओल्ड है एक निकालते हैं, एक ही ओल्ड है 3/5, सेक्रीफाइस किया उसने 1/8 शेयर, 24 माइनस 5 19/40। बी का निकाल लेते हैं, ओल्ड है 2/5, सेक्रीफाइस किया 1/8, एलसीएम लिया 40, 16 माइनस 5 11/40। ए की भी आ चुकी है, बी की भी आ चुकी है, सी की दे ही रखी थी 19/40 11/40, सी की दे रखी थी 1/4, एलसीएम लेके इक्वल कर लो 19:11:10। ये तो आ गई न्यू रेशो। अब इसमें बताना मैंने सेक्रीफाइस रेशो डायरेक्ट बतानी है ना, किससे बतानी है, लिखा है विच ही एक्वायर। ये जो इक्वली, इक्वली का मतलब ये यही सेक्रीफाइस रेशो होती है, रेशो, शेयर नहीं, रेशो। अगर आप चाहो सेक्रीफाइस शेयर को रेशो में कन्वर्ट कर सकते हो। देखो शेयर तो निकाल लिया हमने 1/8 1/8, एलसीएम उड़ा के जो बेस होता है ये सेक्रीफाइस रेशो होती है, ठीक है। तो शेयर को रेशो में कन्वर्ट कर सकते हो अगर एलसीएम बेस कॉमन हो तो। अगर कॉमन नहीं है तो कॉमन करके एलसीएम लेके ऊपर वाली रेशो उठा लेना, वो सेक्रीफाइस रेशो होगी। केस 2 ये था। केस 3 इसी का भाई लेके चलते हैं। सी आया नया पार्टनर 1/4 शेयर, अगर यहीं तक स्टॉप हो जाता तो लेट वाला केस होता, बट क्वेश्चन में आगे लिखा है विच ही एक्वायर, इस शेयर की बात कर रहा है कि ये वाला शेयर उसने किस किस से लिया, 1/8 लिया ए से, 1/8 लिया बी से। सी का न्यू शेयर है 1/4, ये वाला शेयर इन दो लोगों से लिया 1/8 ए से और 1/8 बी से। भाई एक्वायर वाले ना ये दो केस हैं, एक में तो रेशो की फॉर्म में दिया होगा 2:1 3:1 1:1, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया। यहाँ पे 1:1 है ना इक्वली। अगर यहाँ 2:1 होता तो मैं करता 1/4 इंटू 2/3 1/4 इंटू 1/3, वो रेशो की फॉर्म में दिया होगा। इसको बोलते हैं, एक तो फ्रॉम वर्ड लिखा होगा, एक ये शेयर है, शेयर डायरेक्ट। इसका बेस्ट तरीका इन दोनों को प्लस करके देख लो, 1/8 प्लस 1/8 2/8 कट करोगे ना 1/4, फिर देखो इन दोनों का टोटल इसके इक्वल बनता है। जब इन दोनों का टोटल, जैसे पिछले क्वेश्चन में नहीं बन रहा था टोटल इसके इक्वल, इन दोनों का टोटल अगर इसके इक्वल बन रहा हो तो सेक्रीफाइस निकालने की जरूरत है, डायरेक्ट सेक्रीफाइस की बना। तो आप डायरेक्ट लिखो ए सेक्रीफाइस 1/8, दिस इज कॉल्ड सेक्रीफाइस शेयर। बी सेक्रीफाइस 1/8, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सेक्रीफाइस शेयर। न्यू शेयर निकालने का फॉर्मूला ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। एक्वायर वाले दो केस हुए, एक में रेशो की फॉर्म में दिया होगा, पहले मल्टीप्लाई करके सेक्रीफाइस शेयर निकाल लेना। एक में डायरेक्ट सेक्रीफाइस शेयर की होगा। सेक्रीफाइस शेयर की पहचान ये है कि उन दोनों का टोटल नए पार्टनर के शेयर के इक्वल आएगा। तीन केसेस हो गए, ये देखते हैं इन्हीं तीनों केसेस के क्वेश्चन देखते हैं, तुम बताना पहचान पाते हो कि नहीं। एबीसी तीन पार्टनर है, 3/6 2/6 1/6, यानी 3:1 की रेशो गिवन है। डी आया न्यू पार्टनर, ये 1/6 शेयर के लिए। अब ये 1/6 शेयर उसने किससे लिया, एक्वायर पर कुछ नहीं लिखा हुआ, याद करो वो दिन। कौन सा केस है, लेट वाला केस। लेट करो टोटल न्यू शेयर 1 में से इसका शेयर माइनस करो, रिमेनिंग शेयर बचेगा 5/6। ये 5/6 शेयर किस किस का है, ऑब्वियस है एबीसी का होगा। एबीसी इसको कैसे बांटेंगे, जैसे पहले बांटते थे 3:1 में। ऐसे वाला केस जब भी होगा तो मल्टीप्लाई करना है ना, मैं तो बताता ऐसी वाली सिचुएशन आ जाए जब भी। डायरेक्ट लेट वाले केस में, लेट वाले केस में डायरेक्ट न्यू रेशो निकलेगी, ए का न्यू शेयर 5/6 इंटू 3/6, बी का न्यू शेयर 5/6 इंटू 2/6, सी का न्यू शेयर 5/6 इंटू 1/6।
टी का दे ही रखा है 1/6, एलसीएम लेके आंसर आ जाएगा। लेट वाला केस है, लेट वाले केस में जो ओल्ड रेशो होती है ना, ओल्ड रेशो ये वाली, यही सैक्रिफाइस रेशो होती है। सिंपल वाला करा रहा हूँ, ज्यादातर यूज होते हैं। एक और केस होता है उसमें से ओल्ड रेशो सैक्रिफाइस नहीं होती, बट आप सिंपल वाले केस में ऐसा ही होगा जब सिर्फ ये लिखा हो 1/6 शेयर के लिए आया, दैट्स इट, और कुछ ना लिखा हो तो। और देखते हैं, तो ये क्वेश्चन दे रखा है, राम श्याम पार्टनर्स है, प्रॉफिट रेशो है 7:5 है एक तरह से। गोपी आया न्यू पार्टनर 1/6 शेयर के लिए, विच ही एक्वायर इक्वली। इन्हीं की भाषा लिख लिया करो, इन्हीं की। क्या लिखोगे आप? गोपी 1/6, ये वाला शेयर उसने 2 से लिया है, राम से और श्याम से इक्वली। क्या लिखोगे? राम सेक्रीफाइस, कैसे? 1/6 इंटू 1/2, श्याम सेक्रीफाइस 1/6 इंटू 1/2, दिस इज कॉल्ड सेक्रीफाइस शेयर। सेकंड वाला केस है। थर्ड वाला ये रहा, 3 पार्टनर है 3-1 के, डी आया नया पार्टनर 1/8 शेयर के लिए, डी का 1/8 शेयर। ये वाला शेयर उसने किस किस से लिया है? 1/16 फ्रॉम बी एंड 1/16 फ्रॉम सी। इन दोनों को प्लस करो, डायरेक्ट इसके इक्वल लग रहा है, यानी डायरेक्ट सेक्रीफाइस गिवन है। बी सेक्रीफाइस 1/16, सी सेक्रीफाइस 1/16, ए ने कुछ सेक्रीफाइस नहीं किया। ए कहता है भाई तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मेरे को बीच में इन्वॉल्व मत करो, मैं जितना शेयर पहले लेता था उतना ही लूंगा, मैं किसी को कुछ शेयर देने वाला नहीं हूं। तो ए का न्यू शेयर वही रहेगा जो पहले था, यानी 3/6। बी का निकाल लेना ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस शेयर करके, ठीक है। ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस यानी 2/6 माइनस 1/16, 1/6 माइनस 1/16। ये सारे इलस्ट्रेशन में से ही मैंने कुछ निकाले हैं डी के गोल वर्क में, ठीक है, उसमें से कर सकते हो तुम। अदरवाइज मैं बता ही रहा हूँ, साथ क्या सोल्व करते रहो ना, आंसर आ जाएगा। हाँ, इसमें सेक्रीफाइस रेशियो क्या होगी जो अभी किया मैंने, इसमें सेक्रीफाइस रेशियो इक्वली होगी। इसमें भी 1/16 1/16 है, 16 हटा दो, बेस ले लो, हटा दो, 1/1 रेशियो बनी आएगी। चौथा केस, फोर्थ केस, जो कि मुझे बहुत इजी लगता है पर्सनली, क्योंकि ये कुछ केस ऐसा है जो चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि भाई मुझे ऐसे करो। ए भी 2 प्राणी है, 7:3 है, ओल्ड रेशियो गिवन है, सी आया है नया पार्टनर, सी न्यू पार्टनर। कमाल की बात यह है सी का इसमें शेयर ही गिवन नहीं है, तो सी का भी निकालना पड़ेगा। बट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, चिल्ला चिल्ला के लिखा हुआ है, ए सेक्रीफाइस 2/7 ऑफ, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, हिज शेयर, हिज शेयर, ए का शेयर कितना था 7/10, अपने शेयर का 2/7 हिस्सा, 2/10 इन फेवर ऑफ किसको दिया? वो सी को। और भी कट कर सकते हो चाहो तो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। बी सेक्रीफाइस 1/3 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, हिज शेयर, ए का शेयर 3 इन फेवर ऑफ सी। क्लियर कट, मैंने कहा था तीनों केसेस में सेक्रीफाइस शेयर निकालना पड़ेगा। देखो दे रखा डायरेक्ट, ए ने कितना सेक्रीफाइस किया 2/10, बी ने कितना सेक्रीफाइस किया 1/10। न्यू शेयर निकालने का फॉर्मूला बताओ, होल्ड माइनस सेक्रीफाइस शेयर। होल्ड है 7/10, यानी एक ही निकालोगे, 7/10 माइनस 2/10, 5/10। बी की ओल्ड 3/10 माइनस सेक्रीफाइस किया 1/10। ए की भी न्यू शेयर निकल चुका है, बी का भी निकल चुका है, सी का निकालना है क्योंकि सी का मिसिंग था ना। यार बड़ी सिंपल सी बात है, जितना ए ने दिया सी को, जितना बी ने दिया सी को, प्लस कर दो, सी का न्यू शेयर आ जाएगा। 2/10 और 1/10 को प्लस कर दो, 3/10 यहाँ लिख दो। ए की भी आ चुकी है, बी की भी आ चुकी है, सी की भी आ चुकी है, बस रेशियो आ गई 5:3। सेक्रीफाइस रेशियो क्या होगी? शेयर को रेशो में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि बेस क्या है 10 इसी को कन्वर्ट कर दो 2:1, दिस इज कॉल्ड सेक्रीफाइस रेशियो। तो न्यू शेयर निकालने के 4 केसेस हैं, एक तो इसमें ये याद रखना। इसमें जो टॉपिक बनता है, जो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नया पार्टनर जब बिजनेस में आता है, नया पार्टनर जब बिजनेस में आता है तो क्या क्या लेकर आता है? बिजनेस में 2 चीजें लेकर आता है, एक तो कैपिटल, क्योंकि ए और बी ने भी जो बिजनेस स्टार्ट किया था पैसा लगाया था, सी आएगा वो कैपिटल लेकर आएगा। दूसरा, उसके आने की वजह से ए और बी को नुकसान हुआ है, उन्होंने जो फर्म की गुडविल बनाई है, एक नाम बनाया, वो हमेशा नया पार्टनर जो होता है, नया पार्टनर हमेशा गेन करता है, क्योंकि पहले उसे कुछ भी नहीं मिल रहा होता, अब वो आता है प्रॉफिट में हिस्सा लिया करेगा, तो वो गेन करता है हमेशा। तो गेनिंग पार्टनर इज ऑलवेज कंपनसेटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो नया पार्टनर उनके लिए, उनको थोड़ा सा सांत्वना देने के लिए, उनको थोड़ा सा तसल्ली देने के लिए गुडविल का कुछ अमाउंट लेकर आता है। जैसे बोलते हैं हम, व्हेन न्यू पार्टनर कम इनटू द गुड बिजनेस, ही विल ब्रिंग कैपिटल एंड गुडविल, ठीक है। एंट्री क्या करोगे उस केस में, जब नया पार्टनर बिजनेस में आता है?
एंट्री टिप्स पे रखना, बहुत इंपॉर्टेंट एंट्रीज हैं, बेसिक सी एंट्री है, याद रखना। जब भी नया पार्टनर बिजनेस में आएगा, पैसा लेकर आएगा, जब भी बिजनेस में कैश आएगा, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट। फॉर एग्जांपल ए और बी ओल्ड पार्टनर है, सी नया आता है, तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल, क्योंकि कैपिटल लेकर आया बिजनेस में। गुडविल लेकर आया तो साथ में लिख देंगे टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, कैपिटल के सामने कैपिटल लिखना, गुडविल के सामने गुडविल लिखना, टोटल करके कैश के सामने लिख देना। सेकंड, ये वाली गुडविल जो लेकर आया है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी, थोड़ा उनको तसल्ली देने के लिए। एंट्री क्या होगी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। तो रूल कहता है नेक्स्ट एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अगर सैक्रिफाइस दोनों कर रहे हैं तो दोनों का नाम आएगा, अगर एक कर रहा है तो एक आएगा। किस रेशो में? सैक्रिफाइस रेशो में। सिर्फ और सिर्फ यही वाली गुडविल एक ऐसी गुडविल है जिसको सैक्रिफाइस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और इसकी हेडिंग बनती है व्हेन गुडविल इज रिटेन्ड बिजनेस। रिटेन्ड का मतलब है नया पार्टनर बिजनेस में आया, कैपिटल लेकर आया, गुडविल लेकर आया, गुडविल को पार्टनर्स ने ये कहा कि भाई हमारे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, हमारी कैपिटल इससे बढ़ जाएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको बढ़ी हुई अमाउंट में मिलेगा। तो वो केस होता है गुडविल फॉर्म में ही पड़ी है, उनके कैपिटल अकाउंट में ऐड हो चुकी है, बस कैपिटल इंक्रीज हो चुकी है उनकी। तीसरा, कई बार क्वेश्चन लिखा होता है व्हेन गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर, यहाँ पे लेता हूँ, गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स, यानी ये जो गुडविल उनके अकाउंट में ट्रांसफर हुई थी उन्होंने इसको निकाल लिया, यानी ये कहते हैं कि भैया यार आए पैसे तो मिले एक्स्ट्रा, नया पार्टनर आया तो चलो गोवा वगैरह घूम के आते हैं, वो बिजनेस को अपने आप संभाल लेगा थोड़े दिनों के लिए, एक्स्ट्रा पैसा आया हुआ है हमारे पास। एंट्री होगी जब ये गुडविल विड्रॉ करते हैं फर्म से, रिवर्स एंट्री होगी, बस ये मत करना गलती से भी। एंट्री होगी ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट। यार गुडविल विड्रॉ नाम लिखा है गुडविल विड्रॉ, गुडविल क्या फॉर्म में, गुडविल कैसे निकालेंगे, कोई कैश की फॉर्म में तो निकालेंगे पैसा ना, गुडविल कोई चीज थोड़ा ना उठा के ले जाएगी, वो तो वैसे भी इंटेंजिबल होती है। कैश की फॉर्म में विड्रॉ करिए तो लिखोगे टू कैश या बैंक, ये ध्यान रखना। एग्जांपल देता हूँ मैं यहाँ पे ना छोटा सा, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ए और बी टू पार्टनर्स हैं, वही ले लेते हैं 3:2, सी आया था नया पार्टनर 1/4 शेयर के लिए, इसके बेस पे करते हैं। लेट वाला केस है, लेट वाले केस में ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइस होती है। फॉर एग्जांपल वो 2 लाख लाया कैपिटल, गुडविल आया है 50,000, दोनों को मिला के यहाँ लिख दो 250। ये वाली एंट्री में सेम अमाउंट लिखना, ये वाला यहाँ पे लिखना 50। ओल्ड पार्टनर्स में सेक्रीफाइस रेशियो यानी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में 3:2 में बांट दो। क्वेश्चन लिखा गुडविल विड्रॉ कर लिए तो यहाँ लिख दो 30, 20 और 50। अगर क्वेश्चन लिखा हाफ गुडविल विड्रॉ करिए, हाफ, 30 का हाफ हुआ 15, 20 का हाफ हुआ 10, और यहाँ 25 लिख दो। ठीक है, ये ध्यान रखना। एक एक तुम्हारे पास एंट्री होगी जो कि चैप्टर नंबर 2 में भी आ सकती है और चैप्टर नंबर 4 में भी आ सकती है, गारंटी होगी। तुम बोलते हैं क्वेश्चन लिखा गुडविल अपीयर इन द बुक्स। ये बुक्स का मतलब होता है बैलेंस शीट की एसेट साइड में, और बैलेंस शीट की एसेट साइड में सेकंड चैप्टर में मैंने तुम्हें बताया था कि बैलेंस शीट की एसेट साइड में जो गुडविल होती है परचेज गुडविल होती है। इस गुडविल को राइट ऑफ किया जाता है। वर्ड क्या लिखोगे, या तो गुडविल अपीयर इन द बुक्स लिखा होगा या लिखा होगा देयर बुक्स शोड गुडविल, ये लिखा होगी लाइन। सेकंड, थर्ड, फोर्थ तीनों में सेम एंट्री होगी। राइट ऑफ करने की एंट्री, गुडविल हमारी एसेट है, एसेट को खत्म करना है, एसेट को जब भी खत्म करना हो तो क्रेडिट करना पड़ता है। एंट्री होती है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ठीक है, ओल्ड रेशो में सिर्फ जो नया पार्टनर गुडविल लेकर आता है वही सेक्रीफाइस में बढ़ती है, बाकी सब चीजें ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में। वर्ड क्या लिखा होगा, गुडविल अपीयर इन द बुक्स या देयर बुक शोड गुडविल लिखा होगा, तो आंखें बंद करके तीनों के चैप्टर में एक ही एंट्री कर देना, ओल्ड पार्टनर्स डेबिट टू गुडविल। अगर ए और बी है तो ए डेबिट, बी डेबिट टू गुडविल, ओल्ड रेशो में। क्लियर? एक लास्ट केस है इसमें, याद रखना वो क्या केस हो सकता है। क्वेश्चन में लिखा होगा व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, कि नया पार्टनर कहता है कि भाई मेरी गुडविल मुझे बता दो कितनी बनती है, फिलहाल एट प्रेजेंट मेरे पास कैश नहीं है तो मैं फिलहाल कैश में लेकर नहीं आ सकता, तो उस केस में सिर्फ और सिर्फ अगर वो कैपिटल लेकर आता है, एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल। इसका मतलब ये नहीं कि गुडविल देगा ही नहीं, वो फॉर्म लेगी उसकी गुडविल, उसके अकाउंट से लेगी। कौन से अकाउंट से? फ्यूचर में। एंट्री होती है उस केस में, याद रखना एक ही एंट्री होगी उस केस में, व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। एंट्री क्या होगी? सी करंट अकाउंट डेबिट। अगर ए बी सी तीन पार्टनर है, सी नया पार्टनर अगर आता है बिजनेस में तो एंट्री होगी सी करंट अकाउंट डेबिट टू ए टू बी सैक्रिफाइस रेशियो में। कहने का मतलब है वही एंट्री है जैसे पहले की थी। टोटल 5 एंट्रीज है। गुडविल लेकर आएगा तो 2 एंट्री, बाय 1 गेट 1 फ्री होनी ही होनी है। जब गुडविल लेकर नहीं आएगा तो बस ये वाली एंट्री होगी। इसकी जगह ना यहाँ पे इसकी जगह प्रीमियम फॉर गुडविल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा सी करंट अकाउंट डेबिट, दैट्स इट, इतना सा चेंज है बस सिर्फ। टोटल 5 एंट्रीज है मेन, जो इस चैप्टर नंबर 3 में जो नहीं आई है, बाकी सब पुराने वाली है। जर्नल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वही सेकंड चैप्टर वाली रिपीट हो रही है इसमें चैप्टर नंबर 3 में। मैंने कहा था सेकंड चैप्टर में करी थी, मैं 3 में नहीं कराऊंगा, तो वही सेम रिपीट है, देख लेना अगर जिसने नहीं देखा वो चैप्टर।
देखते हैं इस क्वेश्चन देख लेते हैं कि कुछ किस टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये देखो, दो पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 2:3, दे एडमिट इनटू पार्टनरशिप, जॉन को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए, विच ही एक्वायर इक्वली ये सैक्रिफाइस रेशियो फ्रॉम नीति एंड अदिति से। जोहन ब्रॉट 5 लाख तो लाया वो कैपिटल, मैंने कहा था कैपिटल भी दी होगी, गुडविल भी दी होगी, एंड 1 लाख लाया है गुडविल के। एंट्री बना लो, कैश अकाउंट डेबिट टू जॉन कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। नेक्स्ट एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, सैक्रिफाइस रेशियो इक्वल, नीति एंड टू अदिति हाफ हाफ बांट देना, 1 लाख का हाफ हाफ 50-50, 1/4 आप एंट्री जो करोगे नेक्स्ट वाली एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू नीति कैपिटल अकाउंट टू अदिति कैपिटल अकाउंट, 1 लाख गुडविल को हाफ हाफ बांट दो, सैक्रिफाइस रेशियो हाफ हाफ है। क्वेश्चन में क्या लिखा, ध्यान से पढ़ो, कह रहा 1/4 ऑफ द गुडविल वाज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। 1/4 इसका 1/4 कर दो, नीति डेबिट अदिति डेबिट, तो प्रीमियम फॉर गुडविल मत लिखना, टू कैश लिखना है या टू बैंक लिखना, 1/4 कर दोगे इसका 12,500 टोटल मिला के 25,000 बन जाएगा। ये एंट्री हम कर चुके हैं, बस वो दिखाया है मैंने क्वेश्चन कैसे आता है। एक ना ये क्वेश्चन गिवन है आपके पास, क्वेश्चन में गिवन है AB2 पार्टनर्स है, 7:5 है। कमाल की बात ये है इसमें न्यू रेशियो भी गिवन है, तो जब ओल्ड भी गिवन हो न्यू भी गिवन हो तो सेक्रीफाइस रेशियो निकाल लेना पहले, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है सी जो आया ना, कॉन्ट्रीब्यूटेड द फॉलोइंग एसेट्स टुवर्ड्स हिज कैपिटल एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल। सी कहता है कि मेरे पास ये एसेट्स पड़ी हैं, ये रख लो, इसमें मेरी कैपिटल भी है, इसमें मेरी गुडविल भी है, गुडविल मुझे बता दो कितनी है, बाकी जो बची हुई है वो सारी कैपिटल होगी। क्वेश्चन में क्या लिखा है, ध्यान देना इस चीज के ऊपर, ऑन द डेट ऑफ एडमिशन द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड। ये देखो लाइन पढ़ना ध्यान से, इससे पहले दो ही केस आएंगे तुम्हारे एडमिशन वाले चैप्टर में ना, या तो नए पार्टनर की गुडविल डायरेक्ट गिवन होगी, अगर डायरेक्ट गिवन नहीं है तो गुडविल इज वैल्यूड लिखा होगा, अपीयर इन द बुक्स नहीं लिखा होगा, वैल्यूड लिखा होगा। वैल्यूड का मतलब है फर्म की गुडविल, लिख लेना साथ के साथ ही फर्म गुडविल 750। जैसे ही फर्म की गुडविल लिखोगे ना, जो नया पार्टनर आएगा उसका शेयर निकाल लेना, कौन आया नया, सी शेयर इन गुडविल लिख लेना। 750 में उसका शेयर था 1/1,25,000 आएगा। जितनी भी एसेट्स है 125 उसकी गुडविल है, बाकी जो बची हुई है वो उसकी सारी की सारी कैपिटल होगी। क्या क्या लेके आया बिजनेस में एसेट्स, स्टॉक लेके आया, डेटर्स इतने की, लैंड इतने की, प्लांट एंड मशीनरी की, ठीक है। तो बच्चों से पढ़ते हैं, जब जब बिजनेस में एसेट्स आएंगी डेबिट, इन सबको डेबिट कर दो। एंट्री होगी स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट, लैंड अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट। ये अमाउंट लिखने के बाद 60, 80, 2 लाख और 120 अमाउंट लिखने के बाद टू में वही आती है, दो ही चीजें। बस क्या है, ये सारी एसेट्स लाने का, उसकी कैपिटल भी है और उसमें उसकी गुडविल भी है, टू सी कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब क्या करो, गुडविल तुमने निकाली हुई है, कर दो गुडविल के सामने 125, बाकी जो बची होंगी वो सारी एसेट कैपिटल होगी, सिंपल सी बात है। टोटल करो इसका 120 प्लस 80 2 लाख, 2 लाख प्लस 2 लाख 4 लाख, 460 में से 125 माइनस कर दो, ये आ जाएगा आपके पास 335। ठीक है जी। नेक्स्ट एंट्री तुम्हें बताइए, बाय वन गेट वन फ्री वाली, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। चेक करो सेक्रीफाइस रेशियो क्या होगी इसमें, सेक्रीफाइस रेशियो इसमें निकालनी पड़ेगी क्योंकि ओल्ड भी गिवन है और न्यू भी गिवन है, ठीक है। निकाल के देखेगा, चलो देखते हैं। ए की ओल्ड है 7/12 माइनस न्यू है 13/24, सॉरी 13/24, एलसीएम लिया 24, 1/24 बी की है 5/12 माइनस 7/24, बेस कॉमन है 1:3 है, 1:3 में 1,25,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देना। एक ये क्वेश्चन देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ सकता है ऐसा क्वेश्चन ना। सारथी भारती दो पार्टनर्स है, रेशियो 3:2, एडमिट किया है सारथी को न्यू पार्टनर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है। जब भी ओल्ड और न्यू रेशियो गिवन हो ना तो जरूर निकाल के देख लेना। चल निकाल के देखते हैं क्या है, आरती की निकालो। ओल्ड है 3/5, सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, है माइनस 2/4, 20 एलसीएम 12 माइनस 10, 2/10 सेक्रीफाइस किया। आरती की भी निकाल लो, ओल्ड है 2/5, न्यू है 1/4, 3/20 सेक्रीफाइस किया, ठीक है। तो वही 2:3 निकली है सेक्रीफाइस रेशियो। बस नया क्या है इसमें, 1 लाख तो वो गुडविल लेके आया, गुडविल डायरेक्ट देखिए उसकी, तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू आरती टू भारती, इस रेशियो में बांट देना 2:3 में। बस ये लिखा हुआ है, गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द बुक्स। तो मैं तुम्हें बता चुका, जब भी बुक्स में बुक हो गुडविल तो मतलब परचेज गुडविल की बात कर, पूरी थर्ड में भी फोर्थ में भी यही एंट्री होनी है। आरती डेबिट, भारती डेबिट टू गुडविल, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में। यार बेसिक चीजें है तो आनी है हर चैप्टर में। जैसे कोई तुमसे पूछे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री बताओ, तो प्रॉफिट जब भी डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स क्रेडिट होंगे, प्रॉफिट को डेबिट कर देना। लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री पूछे, पार्टनर्स को डेबिट कर देना, लॉस को क्रेडिट कर देना।
गुडविल अपीयर इन द बुक्स हो तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, गुडविल होनी है, ये तो हर चैप्टर में ना बेसिक सी एंट्रीज है, ये याद रखना। मैंने कहा था ना 5 केसेस हैं, गुडविल एंट्रीज 5 एंट्रीज हैं, तो एक केस ये वाली एंट्री पढ़ो ध्यान से क्या लिखा हुआ है। एक्स वाई 2 पार्टनर्स है, 5:3 है। जेड को नया पार्टनर आया है, 432 डायरेक्ट गिवन है, ओल्ड भी गिवन है, न्यू भी गिवन है। जेड ब्रॉट 1 लाख तो लाया है कैश एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल, कुड नॉट ब्रिंग एनी अमाउंट फॉर गुडविल, तो फिलहाल कैपिटल की एंट्री कर दो, कैश अकाउंट डेबिट टू जेड या जी कैपिटल अकाउंट। और फॉर्म गुडविल या एडमिशन वाज वैल्यूड, जब भी वैल्यूड वाली गुडविल हो ना भाई, इसका सिर्फ एक ही यूज है, पार्टनर का शेयर निकालने के काम आती है। 180 में ना जब भी ये लिखा हो तो जेड का जी का शेयर निकाल लो, 180 में जी का शेयर ये रहा 2/9, 40,000 रुपीज आएगा। अब गुडविल लाने के दो ही केस बनते हैं, या तो लेकर आएगा या लेकर नहीं आएगा, सिंपल। एक्स एंड वाई ने डिसाइड किया दैट जेड कैन ब्रिंग हिज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल लेटर, और इट कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, बाद में लेकर आएगा। बाद में लेकर आएगा तो भाई करंट अकाउंट से एंट्री एंट्री होगी, जी करंट अकाउंट डेबिट टू एक्स टू वाई, किस रेशियो में वो तुम्हें पता है, सेक्रीफाइस रेशियो में, ठीक है, ये ध्यान रखना। और एट द एंड ऑफ द एडमिशन ये गुडविल एग्जिस्टेड इन द बुक्स, एग्जिस्टेड इन द बुक्स लिखा हो, अपीयर इन द बुक्स हो तो एक ही एंट्री है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। याद रखना वैल्यूड लिखा हो तो वो फॉर्म की गुडविल है, फॉर्म की गुडविल का कुछ यूज नहीं होता, नया पार्टनर का शेयर निकालने के काम आती है। अपीयर इन द बुक्स का एक ही ट्रीटमेंट है तीनों चैप्टर में, राइट ऑफ करनी है ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में, ध्यान रखना। तो ये थे तुम्हारे एंट्रीज वाले क्वेश्चन, फिर अब हम करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट वाले क्वेश्चन। नेक्स्ट जो मैं टॉपिक तुम्हें बताने जा रहा हूँ ना, वो है रीवैल्यूएशन अकाउंट, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 एडमिशन, चैप्टर नंबर 4 रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर में रीवैल्यूएशन अकाउंट बिल्कुल सेम बनेगा, सभी का मेथड सेम है। रीवैल्यूएशन अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी रीवैल्यूएशन अकाउंट में थोड़े से मुश्किल पॉइंट आते हैं, इजी पॉइंट आते हैं, मैं सारे तुम्हें एक साथ करवा देता हूँ ताकि तुम्हारा ये 3 चैप्टर का रीवैल्यूएशन अकाउंट रिकवर हो जाए, जो कि आना ही आना है, डैम श्योर मिलेगा ही मिलेगा तुम्हें। रीवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट कहता था ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड एंड ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। फर्म क्या करती है, एसेट्स और लायबिलिटी की नई वैल्यू निकालती है जब नया पार्टनर बिजनेस में एडमिशन लेता है, ठीक है, ताकि उसको बेनिफिट ना मिले अगर वैल्यू इंक्रीज हुई है तो, अगर डिक्रीज हुई है तो लॉस भी ओल्ड पार्टनर से बियर करेंगे। तो रूल क्या कहते हैं, अगर आपको बेनिफिट हो रहा है एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू निकालने से, प्रॉफिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड में यहाँ पर, और अगर आपको लॉस हो रहा है, फर्म को लॉस हो रहा है एसेट्स और लायबिलिटी की नई वैल्यू निकालने से, तो लॉस को दिखाएंगे यहाँ डेबिट साइड में। क्या क्या आता है थोड़ा सोच के देखो, अगर एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है, यानी एग्जांपल लेके चलो, आपके पास बाइक है एक 50,000 की, अब उसकी मार्केट वैल्यू 60,000 है, फायदा है नुकसान है, इतना पर फायदा हुआ 10,000 का बेनिफिट हुआ आपको, तो जो एसेट की वैल्यू इंक्रीज होगी तो यहाँ पर दिखाओगे यानी इंक्रीज इन एसेट। इसका ऑपोजिट उल्टा कर दो, ऑब्वियस है एसेट की वैल्यू अगर कम होती है तो किसी भी बिजनेसमैन की या किसी भी फर्म की या किसी पर्सनल पर्सन किसी की भी, अगर जो उसके पास एसेट्स है उसकी वैल्यू अगर कम हो जाती है तो ऑब्वियस है लॉस है, उसको दिखाओगे यहाँ पे, यानी डिक्रीज इन एसेट्स यहाँ शो करेंगे। अब मार्केट में आपने किसी पर्सन को देने 30,000 रुपीज जो कि आपके लिए क्रेडिटर्स है, वो कह रहा है भैया पेमेंट कर दो यार, तो कोई बात नहीं, 2,000 रुपीज का बेनिफिट दे रहा हूँ, 2,000 रुपीज कम दे दो, 28,000 रुपीज दे दो। सोचो फायदा है नुकसान है, ऑब्वियस है फायदा है, तो 30,000 की लायबिलिटी अब हमारी रह चुकी है 28,000, 2,000 का बेनिफिट है, यानी अगर लायबिलिटी अगर आपकी कम होती है तो इस साइड डिक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिट साइड में। बस याद रखना जितनी वैल्यू कम हुई है ना, जितना बेनिफिट हुआ है उतना ही दिखाना है, कहीं आप 28,000 दिखा दो, 30 की वैल्यू 28 हो गई है, 2,000 का बेनिफिट हुआ है, यहाँ पे 2,000 रुपीज दिखाने हैं। वैसे ही अगर कोई लायबिलिटी जो हमें मार्केट में 50,000 देने थे, अब हमें पता चल रहा है कि वो 60,000 पे करने पड़ेंगे, 10,000 एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, तो ये एक फर्म के लिए लॉस होता है। यहाँ दिखाओगे टू इंक्रीज इन लायबिलिटी, तो हम इंक्रीज डिक्रीज लिखते नहीं है, डायरेक्ट बस उस एसेट और लायबिलिटी का नेम लिखते हैं और जितनी वैल्यू कम हुई उतना अमाउंट के कॉलम में लिख देते हैं, ठीक है जी। आप सोचो ध्यान से, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने अपने फर्म ने गोडाउन की सफाई करी, गोडाउन में पाया गया एक लैपटॉप, लैपटॉप था जो फर्म को पता ही नहीं था कि वो लैपटॉप पड़ा हुआ है, अचानक से मिलता है। और सोचो अचानक से, कई बार हम घर पर रहते हैं और मार्केट तैयार होते हैं जाने के लिए, मार्केट घूमने के लिए, और पॉकेट में हाथ डालते हैं, वो 500 रुपीज निकले। सोचो खुशी है कि गम है, खुशी है ना। वैसे ही फर्म के पास कई एसेट ऐसी होती है जो रिकॉर्ड नहीं की होती और अचानक से उसे याद आ जाती है कि यार ये तो एसेट मिल गई हमें, वो कंपनी के लिए फर्म के लिए बेनिफिट होता है। मैंने रिकॉर्डेड एसेट यहाँ दिखाओगे,
ऐसे ही फॉर्म में किसी पार्टनर ने अपने किसी फ्रेंड से क्रेडिट गुड्स परचेज की थी, गुड्स तो स्टॉक में ऐड कर दी, उसको पैसे देने हैं वो लिखना भूल गया, अचानक से याद आता है ओहो उसको तो पैसे देने थे। दैट लायबिलिटी इज कॉल्ड अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। अचानक से कोई ऐसी लायबिलिटी जो अचानक से याद आ जाती है तो फर्म के लिए ऑब्वियस लॉस है, तो उस लॉसेस को यहाँ दिखाओगे अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। मुझे पता है तुम्हारा ध्यान इस पे जा रहा होगा, है ना? करते हैं इसको भी, अभी करते हैं, सारे पॉइंट्स करेंगे। चलिए, आपके पास ये सिचुएशन गिवन है, मैं कहाँ बनाऊँ रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट, यहाँ बनाता हूँ छोटा सा। चलो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन का अकाउंट बना दिया मैंने। तुम अपनी नोटबुक में बनाना ना याद से, सुनो मेरी बात ध्यान से। पहली ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है ये पॉइंट? डेटर्स, डेटर्स 2,10,000 के थे, ठीक है? थोड़ा सा इजी करने के लिए तुम कर सकते हो, अगर इजी करना चाहते हो तो। इस पॉइंट को ज्यादातर बच्चे गलत करते हैं, इसको थोड़ा बिल्कुल इजी कर देते हैं हम रिवैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। 10,000 के तो ई रिकवरेबल का मतलब पैसा डूब गया, मिलने की उम्मीद ही नहीं है। 10,000 बिल्कुल डेड हो चुका है, बैड डेब्ट्स हो चुके हैं, यानी 10,000 का तो ये नुकसान हुआ। एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी क्रिएटेड एट 5%। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का रूल याद रखना, अगर आपके पास ये दो चीजें गिवन हो। +1 में भी करते थे हम। डेटर में से ना, पहले मान लो डेटर्स आपके पास ये गिवन है 2,10,000 के। इस डेटर में से मार्केट से 10,000 रुपीज, 2,10,000 लेने थे। अब हमें पता चला अभी 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 ताजी ताजी इन्फॉर्मेशन मिली है, 10,000 तो फर्दर बैड डेट्स ई रिकवरेबल, जो रिकवर हो ही नहीं सकते। 10 में से 10,000 माइनस कर दो, 2 लाख रुपीज बचा। फर्दर बैड डेट्स माइनस करने के बाद जो अमाउंट निकलता है उसके ऊपर बनता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5%। इस अमाउंट के ऊपर 5% बनेगा 10,000। जो बाहर डेटर्स लिखोगे, बाहर नई बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग लिखोगे 1,90,000। तो टोटल लॉस कितना हुआ? 10,000 का ये 10,000 का ये प्रोविजन, टोटल लॉस हुआ 20,000 रुपीज। और हमने जो डेटर्स लिखे हुए थे बाहर, ये देखो कितने लिखे हुए, 2,02,000। अब नए डेटर्स कितने हैं? 1,90,000। तो शॉर्टकट थोड़ा इजी वे में, अगर चाहते हो कि रिवैल्यूएशन अकाउंट गलत ही ना हो ऐसे क्वेश्चन में, बहुत सिंपल सा है। डेटर्स 2,02 के थे, अब 190 के रह गए, 12,000 वैल्यू कम हो चुकी है, तो सीधा लिखो डेटर्स की वैल्यू कम हुई है 12,000। एक तरीका तो ये है बुक में जो कर रखा है। देखो, अगर तुम्हें ये बेटर लगता है तरीका, रिवैल्यूएशन अकाउंट अगर तुम्हारा गलत ना हो तो ये अडॉप्ट कर सकते हो। अदरवाइज क्या तरीका होता है, एक और देख लो, जो करते हैं क्वेश्चन में, इफेक्ट वही पड़ेगा। फॉर्म ने जो मार्केट से लेने थे 2,10,000 रुपीज, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का मतलब होता है कि हमें लगता है कि डेटर में से शायद 8,000 रुपीज नहीं मिलेंगे। ऐसी केसेस में फर्म, एक +1 में एक कंसेप्ट था हमारा, प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस, वो कहता था ऑल एंटीसिपेटेड लॉसेस शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अगर आपको लगता है फ्यूचर में कुछ नुकसान होने के चांसेस हैं, कुछ पैसा नहीं आने के चांसेस हैं, तो आप 2,10,000 लिखो ही मत। आप कितना लिखो, माइनस करके 2,02,000। तो हमें लगता था कि शायद 8,000 नहीं मिलेंगे। अभी अभी ताजी इन्फॉर्मेशन मिली कि 8,000 नहीं, कितना डूबा? 10,000 रुपीज। 8,000 का हमने माइंड में प्रोविजन रखा हुआ था, डूबा कितना? 10,000। 2,000 का एक्स्ट्रा नुकसान हुआ है, तो आप यहाँ दिखा सकते हो टू बैड डेब्ट्स 2,000। क्यों दिखा रहा हूँ मैं 2,000? क्योंकि 8,000 का हमने मेंटेन किया हुआ था और डूबा 10,000 है, तो 2,000 एक्स्ट्रा डूबा है, ठीक है? उसके बाद प्रोविजन बनाना है। प्रोविजन का रूल वही रहेगा हर केस में। 210 में से पहले ये फर्दर बैड डेट्स माइनस किए जाते हैं, 10,000, 2 लाख बचेगा। 2 लाख के ऊपर 5%। अब हमें लगता है कि और 210 में से 10,000 तो कंफर्म है डूब चुके हैं, उस 2 लाख में से भी हमें लगता है 10,000 मिलने के चांसेस नहीं है, वो भी एक फर्म के लिए लॉस है। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, अभी भी 12,000 बना है, पहले मैंने डायरेक्ट डेटर्स लिखे थे 12,000। तो दोनों केसेस में आपको जो ठीक लगे वो दोनों में से अडॉप्ट कर सकते हो, ध्यान रखना इस चीज का। थर्ड तरीका भी देख लो, देखो डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से करते हैं, जो तुम्हें बेटर लगे तीनों में से वो कर लेना। मैं कहता हूं कि आप क्या किया करो, जब एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा है, जब ये दो चीजें गिवन हो, बैड डेट्स भी गिवन हो और प्रोविजन भी गिवन हो, तो काम क्या करो, बैड डेट्स का मतलब डूब गया पैसा, सीधा ही लॉस लिख दिया करो, टू बैड डेट्स। उसके बाद प्रोविजन बनाने का रूल हर केस में सेम रहेगा। 210 में से पहले 10 माइनस करो, 2 लाख, 2 लाख के ऊपर 5%, 10,000। तो 10,000 प्रोविजन को प्रोविजन से कंपेयर कर लो, पहले 8,000 था, अब 10,000 हुआ है,
2000 प्रोविजन इंक्रीज हो चुका है, तो याद रखना प्रोविजन जब भी इंक्रीज होगा, जब भी हमें लगता था 8000 डूबेगा, अब डूब रहा है 10,000, तो 2000 का एक्स्ट्रा नुकसान हुआ है। तो प्रोविजन जब भी इंक्रीज होगा तो लॉस, डिक्रीज होगा तो प्रॉफिट। 2000 अभी भी देखो नेट इफेक्ट 12,000 का ही पड़ रहा है। तो तीनों केसेस में आंसर सेम रहेगा, जो आपको बेटर लगे वो कर सकते हो। मैंने बता दिए तीनों केसेस। नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जनरल रिजर्व अपीयर है बुक्स में, ये रहा, यहाँ पर आप जनरल रिजर्व 1 लाख ले लो, ये लिखा हुआ है। जनरल रिजर्व अपीयर इन द बुक्स ऑफ रुपीज 1 लाख, आउट ऑफ विच 25% is to be retained as provision for workman compensation claim। 25% यानी 1 लाख का 25%, 25,000 का नुकसान हुआ है, बिल्कुल नुकसान हुआ है। अब इसको रिवैल्यूएशन में नहीं दिखा सकते, कारण वैसे तो हमने रिवैल्यूएशन में दिखाना था, लॉस को रिवैल्यूएशन में दिखाया था, पर उस लॉस को रिकवर करने के लिए हमारे पास जो रिजर्व पड़ा था ना, उस लॉस को हम यहाँ से रिकवर करेंगे। जनरल रिजर्व पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, हमें पता है, हाँ? तो जनरल रिजर्व अब हम 1 लाख डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, 1 लाख में से 25% तो क्लेम रख लेंगे जो वर्कर्स को देना है, 75,000 रुपीज बचा, पार्टनर्स में 75,000 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट होगा। इस ट्रांजेक्शन का रीवैल्यूएशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कारण जो रीवैल्यूएशन से लॉस लेना था वो रीवैल्यूएशन से ना लेकर हमने वो जनरल रिजर्व से ले लिया। पार्टनर्स को 25 लॉस बियर करना था, वो लॉस उन्होंने कैसे बियर करा, 1 लाख रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, वो रिजर्व को 75,000 डिस्ट्रीब्यूट करा। तो ध्यान रखना इसका रीवैल्यूएशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, बट जब न्यू बैलेंस शीट बनाओगे, न्यू बैलेंस शीट में दिखाओगे कि 75 डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, 25,000 रुपीज बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखाओगे टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, कि वो पैसा अभी देना है। सेकंड पॉइंट क्लियर है। थर्ड पॉइंट, प्रेजेंट मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज रुपीज 6,000। बुक में दे रखी है 28,000 दे रखी है बुक में, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ये रही 8,000। आज की डेट में पता चला है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 8,000 है। आपको रिवैल्यूएशन में सिर्फ और सिर्फ इतना दिखाना है कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। सोचो, इन्वेस्टमेंट आपकी 8,000 है, आज की डेट में वैल्यू उसकी 6,000 है, 2,000 का डिक्रीज हुई है, लॉस हुआ है, तो यहाँ दिखाओगे टू इन्वेस्टमेंट 2,000। रिवैल्यूएशन में सिर्फ प्रॉफिट और लॉस को ही दिखाया जाता है। आगे क्या लिखा हुआ है, टेक ओवर द इन्वेस्टमेंट एट दिस वैल्यू। 6,000 रुपीज की इन्वेस्टमेंट एक्स लेकर चला गया, एक्स एक पार्टनर है। जब भी कोई पार्टनर एसेट लेकर जाएगा, याद रखना मैं जो बोल रहा हूं, जब भी कोई पार्टनर एसेट लेकर जाएगा, एसेट्स इधर होती है, ठीक है, ऐसे क्रॉस चलेगी, एसेट्स का पैसा फर्म एक्स को बोलेगी भाई लेकर चला गया, पैसे देके नहीं गया, तो कोई बात नहीं, फर्म एक्स के कैपिटल अकाउंट से वो 6,000 रुपीज डिडक्ट कर देगी। तो जब भी चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में जब भी कोई पार्टनर एसेट्स लेकर जाएगा, तो याद रखना जितने की वो एसेट लेकर गया है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में टू इन्वेस्टमेंट के कॉलम में लिखोगे जितने की वो लेकर गया है, 6,000 रुपीज की लेकर गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको, आगे चल के भी आएगा। तो 2,000 डिवैल्यूएशन में, कैपिटल अकाउंट में 6,000, नई बैलेंस शीट में अब इन्वेस्टमेंट नहीं बची क्योंकि वो एक्स लेकर चला गया। फोर्थ पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, याद रखना क्या लिखा है, फर्नीचर इज अंडर वैल्यूड बाय रुपीज 12,000। दो वर्ड है तुम्हारे पास, अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड। इसका मतलब ऑपोजिट है। अंडर वैल्यूड का मतलब है एक्चुअल वैल्यू ज्यादा है, ओवर वैल्यूड का मतलब एक्चुअल वैल्यू कम है। इसका मतलब है जो फर्नीचर हमने दिखा रखा है, ये वैल्यू 12,000 रुपीज अंडर वैल्यू है, हमने दिखा रखी है, एक्चुअल वैल्यू 28 नहीं है, एक्चुअल वैल्यू 12,000 ज्यादा है। 28 नहीं है, एक्चुअल वैल्यू कितनी है इसकी, 40। सोचो, तुमने दिखा रखी है 28, अभी अभी पता चला इसकी वैल्यू 28 नहीं 40 है, 12,000 का तुम्हारा बेनिफिट हुआ ना। तो यहाँ पे दिखाओगे आय फर्नीचर 12,000 रुपीज, ध्यान रखना इसको। तो याद रखना अंडर वैल्यूड, जब ये बाय वर्ड हो ना, बाय वर्ड में डायरेक्ट अमाउंट आएगा हमेशा, कोई भी केस हो, जब बाय वर्ड हो, अंडर वैल्यूड, इंक्रीज, डिक्रीज ऐसे लिखा हो ना, डायरेक्ट अमाउंट आएगा। तो याद रखना अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड का ऑपोजिट होता है। ज्यादातर बच्चे अंडर वैल्यू कम को समझते हैं, कम बिल्कुल कम है, हम दिखा रखी है, एक्चुअल वैल्यू कम नहीं है, एक्चुअल वैल्यू ज्यादा है। अगला देखते हैं, वैल्यू ऑफ स्टॉक इज टू रिड्यूस्ड टू, ये ना टू वर्ड लिखा है, वैसे तो समझ आया था पढ़ के ही, स्टॉक की वैल्यू कम होकर 13,000 रह गई है। पहले स्टॉक कितना था, स्टॉक 20 का था, कम होकर 13 रह गया है, 7,000 वैल्यू कम हुई है। तो जब भी
टू लिखा हो तो कंपेयर करना है, वाई लिखा हो तो डायरेक्ट अमाउंट आएगा। ये थोड़ा सा इजी वे में तुम्हें याद रखना पड़ेगा। 20 से 13 हुई है, 7000 वैल्यू कम हुई है, रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड में लॉस हुआ है, आप दिखाओगे टू स्टॉक 7000 रुपीज। क्लियर? 4 पॉइंट हो चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए पढ़ के देखिए क्या लिखा है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है अगले भी। क्वेश्चन में लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल विल बी पेड ऑफ। देखो भाई बेटा, रिवैल्यूएशन है ना, सोच के देखना। मैंने तुम्हें बताया तुम्हें फायदा हुआ है, नुकसान, कभी खुशी कभी गम। गाना भी था, कभी खुशी कभी गम। नहीं यार, गाने नहीं गाने पहली बार पर चल रहे हैं ना। हाँ, बाद में। चलो सुनो ध्यान से। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल विल बी पेड ऑफ। ये जो बिल था ना पेंडिंग, ये पेमेंट कर दी। क्या फर्क पड़ता है इससे? नुकसान हुआ, 4000 की लाइबिलिटी थी, 4000 ही पेमेंट करिए, क्या फर्क पड़ा है? नो प्रॉफिट नो लॉस, जितना देना था उतना ही तो दिया है। हाँ, 5000 देता तो मैं कहता कि 1000 का नुकसान हुआ है एक्स्ट्रा, 3500 देता तो मैं कहता 500 का बेनिफिट हुआ है। तो इसका रीवैल्यूएशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। बस जब न्यू बैलेंस शीट बनाओगे, न्यू बैलेंस शीट, ये पे कर दिया तो ऑब्वियस लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी, नई बैलेंस शीट मत दिखाना। पेमेंट करी है तो ऑब्वियस है कैश या बैंक का बैलेंस यहाँ दिया होगा, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मान लो फॉर एग्जांपल बैंक का बैलेंस कितना है 50,000, तो ऑब्वियस है इधर से 4000 कम होंगे, इधर से भी 4000 कम कर देना, क्योंकि पेमेंट करनी पड़ेगी ना, पैसे तो दोगे। ये इफेक्ट पड़ेगा, इसको ध्यान, रिवैल्यूएशन को इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बड़ा प्यारा पॉइंट है। टू राइट ऑफ बैड डेट्स अमाउंटिंग टू रुपीज 6000। देखो अगर दो गिवन हो, अदर बैड डेट्स गिवन हो और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स गिवन हो, फिर तो तुम्हें मैंने बता दिया क्या करते हैं। तीन केस है, तीनों में से जो तुम्हें ठीक लगे वो कर देना। फिर आपके पास एक ही गिवन है ना, चाहे बैड डेट्स गिवन है, चाहे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, अगर एक ही गिवन है तो बड़ा सिंपल सा है, कंपेयर ही करना है सिर्फ। डेटर्स थे 1 लाख के, हमें लगता था 10,000 डूबने के चांसेस है, प्रोविजन इज मेड फॉर नॉन लायबिलिटी बट अमाउंट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड एग्जैक्टली। हमें लगता है 10,000 रुपीज डूबेंगे, तो डूबे कितने? सिर्फ 6,000 रुपीज। तो तुम खुद बताओ फायदा नुकसान है। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, 10,000 चांसेस थे, 6,000 डूबे, सिर्फ 4,000 तो फायदा हो गया ना 4,000 रुपीज का। प्रॉफिट हुआ है, इस साइड बाय साइड में दिखाओगे बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये बाय डेटर्स भी दिखा सकते हो। ठीक है, वो मर्जी है तुम्हारी। तो सिंगल हो तो कंपेयर, अगर दो हो तो दोनों का तरीका बता दिया। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंश्योरेंस प्रीमियम अमाउंटिंग टू रुपीज 8,000 वॉज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इंश्योरेंस प्रीमियम प्रॉफिट एंड लॉस में ही दिखाया जाता है, दिखा के कौन सा एहसान कर दिया है, बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाया जाता है। बट इसमें से जो 2000 है ना, से रिलेटेड टू द पीरियड आफ्टर 31 मार्च, कि जो 2000 का जो इंश्योरेंस प्रीमियम है वो 31 मार्च के बाद वाला है। तो ऐसे एक्सपेंसेस जो हम इस साल पे कर देते हैं, उसका बेनिफिट आने वाले सालों में मिलेगा, आने वाले नेक्स्ट ईयर तक मिलेगा। तो दैट इंश्योरेंस इज कॉल्ड प्रीपेड इंश्योरेंस। कौन सा इंश्योरेंस? प्रीपेड। प्रीपेड इंश्योरेंस आपकी एसेट्स होती है, एसेट्स आपकी इंक्रीज हुई है। तो जब भी ये वाला पॉइंट हो तो याद रखना, जितना नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है वो प्रीपेड इंश्योरेंस है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स भी बोल सकते हो उसको। प्रीपेड इंश्योरेंस एडवांस दे दिया है, नेक्स्ट ईयर पे नहीं करना पड़ेगा, बेनिफिट हो गया। जब भी एसेट इंक्रीज होगी तो यहाँ पे दिखाओगे प्रीपेड इंश्योरेंस 2000। बस याद रखना है प्रीपेड इंश्योरेंस बाय साइड में ही आता है अगर इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पे कुछ ना दे रखा हो तो। पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बच्चे गलत कर देते हैं। 8 पॉइंट, क्रेडिटर्स है जिससे हमने गुड्स परचेज की थी 10,000 की, हैड बीन omitted टू बी रिकॉर्डेड ऑल्दो द गुड्स हैड बीन करेक्टली इंक्लूडेड इन स्टॉक। भाई तुमने कुछ उधार सामान खरीदा, सामान को गोडाउन में रख लिया, भाई गोडाउन गुड्स में ऐड कर दिया, क्रेडिटर्स को पेमेंट करनी है उसमें तो ऐड करो। ऐसी लाइबिलिटी जो इंक्रीज हो चुकी है, हमने रिकॉर्ड नहीं की थी, इस लाइबिलिटी को बोलते हैं अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। बताओ प्रॉफिट है नुकसान है? प्रॉफिट है कि लॉस है? ऑब्वियस है, लॉस ही है, 10,000 रुपीज देने पड़ेंगे। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी यानी अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स, या आप खाली क्रेडिटर्स भी लिख सकते हो कि 10,000 के आपके क्रेडिटर्स इंक्रीज हो चुके हैं। इफेक्ट क्या पड़ेगा इसका? न्यू बैलेंस शीट में जो क्रेडिटर्स जाएंगे, तो 30 नहीं जाएंगे। न्यू बैलेंस शीट जब बनाओगे ना, 30 थे, 10,000 इंक्रीज हुए, न्यू बैलेंस शीट में दिखाओगे 40,000। वैसे ही प्रीपेड इंश्योरेंस को जब न्यू बैलेंस शीट बनाओगे तो बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिखाओगे न्यू बैलेंस शीट में। मैं साथ के साथ तुम्हें रिवैल्यूएशन अकाउंट बता रहा हूँ, साथ के साथ बैलेंस शीट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो बता रहा हूँ। डेटर्स में से 1 लाख लिखने के बाद 10,000 मत माइनस करना, क्योंकि पैसा डूबा कितना है 6,000, तो यहाँ पे 6,000 दिखा के बाहर 94 दिखा देना। ठीक है, ये इफेक्ट पड़ेगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, इंपॉर्टेंट है काफी, देखना क्या कहता है। इंश्योरेंस प्रीमियम, ये वाला पॉइंट मैं तुम्हें अभी अभी बता चुका हूँ, प्रीपेड इंश्योरेंस है, रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में दिखाओगे। आगे पढ़ो क्या लिखा है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्सपेंस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ रुपीज 10,000 पेड बाय
ध्यान, क्लियर कट बोल रहा है, क्लियर कट चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि रिवैल्यूएशन का एक्सपेंस है। दो ही चीजें होती हैं, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड एंड ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से रीवैल्यूएशन का एक्सपेंस है 10,000 रुपीज, और उसकी जो पेमेंट करी है ना वो ए ने पेमेंट करी है। तो भाई फर्म का एक्सपेंस अगर कोई पार्टनर पे करता है तो दैट मीन्स ए फर्म के बिहाफ पे कर रहा है। तो फर्म का जो फर्ज बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ए को वो अमाउंट वापस किया जाए। जैसे कि फर्म है, फर्म का इलेक्ट्रिसिटी बिल आया, ए पार्टनर उस साइड गया हुआ था जहां पेमेंट करनी है, तो उसने कहा चलो मैं अपनी पॉकेट से फिलहाल पेमेंट कर देता हूँ। तो फर्म का एक्सपेंस पार्टनर ए ने पे कर दिया, तो जब वो वापस फर्म में आएगा फर्म से पैसे ले लेगा। दैट मीन्स फर्म ने ए को पेमेंट करनी है, बट रीवैल्यूएशन अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि क्या ये फर्म का एक्सपेंस था। बिल्कुल है। रीवैल्यूएशन की डेबिट साइड में आप दिखाओगे नुकसान हुआ है, पर ये पेमेंट किसको करनी है, टू ए कैपिटल अकाउंट। ब्रैकेट में लिखना रीवैल्यूएशन एक्सपेंस। दूसरा इसका इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, ये ए कैपिटल अकाउंट लिखा रीवैल्यूएशन में। जब भी फर्म ने पार्टनर को पैसे देने हैं, पूरी बुक का रूल यही है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में दिखाया जाएगा बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। ब्रैकेट में लिख देना रीवैल्यूएशन एक्सपेंस ए के कॉलम में 10,000। तो याद रखना, जब जब पार्टनर को पैसे देने हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाएंगे, जब जब पार्टनर से पैसे लेने हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में जाएंगे, और पर्टिकुलर में लिखा जाएगा कि वो किस चीज का अमाउंट लेना था। ठीक है, ये ध्यान रखना। बाय रीवैल्यूएशन लिख देना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। इसके बाद creditors 8,000 were paid by Aditi privately। 8,000 के क्रेडिटर्स की पेमेंट मैं लिख देता हूं यहाँ पे, क्रेडिटर्स फॉर एग्जांपल 40,000 है। 40,000 के बीच में 8,000 के ऐसे क्रेडिटर थे जिसकी पेमेंट अदिति एक पार्टनर थी उसने प्राइवेटली अपनी पॉकेट से पे कर दिए, फॉर विच शी इज नॉट टू बी रीइंबर्स्ड। इसके बदले में फर्म उसको रीइंबर्स नहीं करेगी, फर्म उसको पैसे वापस नहीं करेगी। ऐसा कोई एक्सपेंस जो पार्टनर पे करता है प्राइवेटली जिसमें फर्म का कोई लेना देना नहीं है, तो ऐसे केसेस में फर्म का बेनिफिट ही होता है। कारण 40,000 क्रेडिटर्स थे, 8,000 अदिति ने पे कर दिए, तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अब सिर्फ और सिर्फ क्रेडिटर्स रह चुके हैं 32,000। फर्म का फायदा कितना हुआ वो सोचना है आपने। वो हुआ है 8,000, यहाँ पे दिखाना बाय क्रेडिटर्स। हाँ, अगर इसी पॉइंट में लिखा होता कि 8,000 के क्रेडिटर्स की पेमेंट करी है विच शी इज टू बी रिम्बर्स्ड, कि वो उसको रिम्बर्स करने पड़ेंगे, तो ऐसे केसेस में 8,000 के क्रेडिटर्स की पेमेंट 8,000 ही करी है, ऐसे केसेस में फर्म का कोई बेनिफिट नहीं हुआ, ना फर्म का लॉस हुआ ना कोई बेनिफिट हुआ। बस 8,000 जो क्रेडिटर्स को देने थे वो अदिति ने पे कर दिया, तो फर्म अदिति को पैसे वापस कर देगी। सोचो, फर्म ने अगर किसी पार्टनर को पैसे देने हैं किस साइड लिखा जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय साइड में। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, आउट ऑफ, ये पॉइंट हो चुके हैं। आउट ऑफ द टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम 3,400 इज टू बी ट्रीटेड एज प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस अगर यहाँ पे नहीं दिया हो तो अनरिकॉर्डेड एसेट है, बाय साइड में रीवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में जाएगा बाय प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी रिड्यूस्ड बाय, मैंने कहा था जब भी बाय वर्ड हो, बाय डायरेक्ट अमाउंट आता है। प्रोविजन का मतलब है हमें लगता है 5% डूबने के चांसेस है, अभी पता चला कि प्रोविजन 2,000 से कम हो गया, यानी 5,000 नहीं डूबेगा, सिर्फ 3,000 डूबने के चांसेस है, तो 2,000 का बेनिफिट हो गया। तो रूल याद रखना, वैसे भी बड़ा बेसिक्स है। प्रोविजन जब इंक्रीज होगा तो लॉस, इंक्रीज होगा तो प्रॉफिट। तो बाय साइड में दिखाना बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ठीक है जी, एक एक हो गया तुम्हारा। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, ये मैंने वैसे ही लिखे हैं 2 पॉइंट्स, पर डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजैक्शन है जिसका इससे कोई लेना देना नहीं है, पर हम थोड़ा एग्जांपल लेने के लिए दे देते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, देखो मैंने पॉइंट्स उठाए हैं मेन मेन, सिंपल सिंपल बोल रहे होंगे वो तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा, बट ये मेन मेन पॉइंट्स देखिए। एक लायबिलिटी थी 10,000 की जो कि क्रेडिटर के बीच में इंक्लूड है, इसके बीच में इंक्लूड है, अभी अभी पता चला इज नॉट लाइकली टू अराइज, हमें वो पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। तो सोचो, ऐसे क्रेडिटर्स जिनकी आपने पेमेंट कर दी थी और पता चला कि 10,000 की पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी, तो फायदा है नुकसान है, ऑब्वियस है फायदा है ना। बाय साइड में क्रेडिटर्स आपके कम हो चुके हैं, लायबिलिटी आपकी रिड्यूस हो चुकी है, तो यहाँ लिख देना बाय क्रेडिटर्स 10,000 रुपीज। नेक्स्ट पढ़ते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाज टू बी मेंटेन एट 10% ऑन डेटर्स। 20,000 के डेटर्स है, 10% प्रोविजन बना लो, वो आएगा 2,000 रुपीज। पहले प्रोविजन कुछ भी नहीं था,
0 था, अब 2000 बन चुका है, यानी इंक्रीज हो चुका है, 2000 मिलने के चांसेस नहीं है, लॉस है, तो यहाँ दिखाओगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अगर यहाँ पे प्रोविजन होता फॉर एग्जाम्पल 1500, तो हम कंपेयर करते कि हाँ प्रोविजन बनेगा इसी के ऊपर 20,000 का 10%, 2000 पहले था 15, अब है 2500, इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज होगा तो लॉस। अगर यहाँ पे होता है 2500, प्रोविजन डेटर्स के ऊपर ही बनता है, 20,000 का 10%, 2000 पहले 25 था, अब 2000 हो गया है, 500 डिक्रीज हुआ है, प्रॉफिट है, इंक्रीज है तो लॉस, डिक्रीज है तो प्रॉफिट, ये ध्यान रखना। ये अगर ये लाइन लिखी आ जाए, डेटर्स मान लो अभी नहीं दे रखे फिलहाल, चलो ड्रॉप कर देते हैं इसको। एक ओल्ड कस्टमर था जिसका अकाउंट 25,000 रुपीज हमने लेने थे उससे, रिटर्न ऑफ एज बैड, हम बैड डेट्स मान चुके थे लास्ट ईयर, पेड ₹15,000 इन फुल सेटलमेंट। बच्चों को ये लगता है कि 25 लेने थे, 15,000 मिले हैं, तो 10,000 का नुकसान हो गया। भाई सोचो, एक ऐसा पर्सन जिसके तुम ऑलरेडी बैड डेट्स मान चुके हो, डूबा हुआ मान चुके हो, मान लो पिछले साल तुमने किसी से पैसे ले रहे थे, वो नहीं दे रहा, मिलने की उम्मीद भी नहीं है, आपने काटा मार दिया उसमें। अब इस साल वो पर्सन 15,000 रुपीज कैश पकड़ा के चला गया तुम्हें, सोचो तुम्हें कैसा लगेगा। ऐसा पैसा जिसको तुम बैड डेट्स मान चुके थे और अचानक से वो पैसा मिल जाता है, उसको बोलते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड। ठीक है, आप पेड वर्ड लिखा है, पेड, पेड वर्ड लिखा है 15,000 इन फुल सेटलमेंट, का मतलब कुछ तो आया, आप लिखोगे बाय कैश लिख दो और साथ में लिख दो बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट 15,000 रुपीज। क्लियर? क्योंकि बाय कैश क्यों लिखा, क्योंकि उसने पे कर दिया हमें, इसका इफेक्ट ये पड़ेगा न्यू बैलेंस शीट में, कैश में हमारे 15,000 रुपीज ऐड हो जाएंगे। अगला इसी का मिलता जुलता छोटा भाई, एक ओल्ड कस्टमर था जिसको हम बैड डेट्स मान चुके थे, उसने प्रॉमिस किया 2,000 रुपीज इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। मान लो 5,000 रुपीज लेने थे उससे हमने, वो 2,000 रुपीज प्रॉमिस करके गया है कि मैं आपको ही पैसा दे दूंगा। ऊपर वाले केस में और इस वाले केस में डिफरेंस क्या है, इसमें पेमेंट करी है उसने और इसमें प्रॉमिस किया है। पेमेंट करेगा तो बाय कैश या बैंक लिखना, बैक ब्रैकेट में बैड डेट से कवर। अगर वो प्रॉमिस करता है तो हमारी एक उम्मीद की किरण जाग जाएगी कि हमने उससे पैसा अभी मिलने की उम्मीद है, जिनसे पैसा मिलने की उम्मीद होती है उनको डेटर्स बोला जाता है। आपके डेटर्स इंक्रीज हो जाएंगे इस वाली सिचुएशन में, तो दिखाना यहाँ पे बाय डेटर्स। सिंपल सा लॉजिक है, आप प्रैक्टिकल भी मान के चलना, फायदा या नुकसान, खुशी गम, कभी खुशी कभी गम, यहाँ दिखाना है आपने। ठीक है जी, ये पॉइंट हो गया लास्ट। चलिए नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट से ध्यान रखना क्या क्या लिखा हुआ है। कह रहा है ऑल डेटर्स वर कंसिडर्ड गुड, 10,000 रुपीज लेने थे, हमें लगता था 1,000 नहीं मिलेंगे, हमने दिखा दिया 9,000। अभी अभी पता चला कि ऑल डेटर्स आर गुड, बड़े ईमानदार बड़े प्यारे इंसान है, सब लोग सारा पैसा दे देंगे, यानी इस प्रोविजन की नीड नहीं है। 1,000 रुपीज जो हमें लग रहा था डूबने के चांसेस है, अब वो नहीं डूबेगा, हमारा फायदा हो गया। रिवैल्यूएशन की क्रेडिट सर्वे दिखा देना, बाय डेटर्स दिखा दो या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स लिख दो, 1,000 रुपीज फायदा हुआ। केस सेकेंड, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी रेज्ड टू 10% ऑफ द डेटर्स। अब ध्यान देना क्या कहता है, रेज्ड टू। अब यहाँ पे सिचुएशन चेंज कर देते हैं, यहाँ पे ले लो 600। क्या पड़ता है पॉइंट, ध्यान से पढ़ना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी रेज्ड टू 10% ऑफ द डेटर्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 10% रेज हो गया है, बढ़ चुका है, इसके ऊपर 10% निकाल लो, वो बनेगा 1,000। मैंने कहा था जब भी टू हो ना कंपेयर करते हैं, पहले 600 था, अब 1,000 है, 400 रुपीज रेज हो चुका है, इंक्रीज हो चुका है, यहाँ पे दिखाओगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, क्या लिखा हुआ है पर ध्यान से पढ़ना क्या लिखा हुआ है। कहता है अगर यहां तक हो सिर्फ, फिर तो ये ट्रीटमेंट करना, अगर यहां तक है सिर्फ। पॉइंट क्या लिखा है, बड़ा प्यारा पॉइंट है, द एक्सेस प्रोविजन बीइंग क्रिएटेड फ्रॉम जनरल रिजर्व। तो बेसिकली 400 रुपीज हमने एक्स्ट्रा प्रोविजन बनाना है, वो हमने जो लेना है पैसा, वो कहाँ से रिकवर करना है, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व का यूज किसी भी पर्पस के लिए किया जा सकता है, कोई भी एबनॉर्मल लॉस, कोई भी अनड्यू कुछ भी चीजें आती है उसके लिए यूज कर सकते हैं। जो 400 रुपीज हमने रिवैल्यूएशन में लिखने थे, वो रिवैल्यूएशन में नहीं लिखेंगे, वो कहाँ से लेंगे, जनरल रिजर्व से। बस इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, जनरल रिजर्व पार्टनर्स में 50,000 डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, 50 में से 400 माइनस कर दो, पार्टनर्स में जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो होगा 49,600 रुपीज, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्लियर, इसका तो ये पॉइंट है। नेक्स्ट, एक अमाउंट था 10,000 रुपीज का जो कि डेटर्स में इंक्लूड है,
बी रिटर्न ऑफ एज इट इज नो लॉन्गर अवेलेबल। मान लो सिचुएशन आ जाए तुम्हारे पास ये वाली, यहाँ पे डेटर्स है बाहर 50 और क्वेश्चन में ये लाइन लिखी आ जाए 10,000 के डेटर्स के बीच में इंक्लूड है, रिटर्न ऑफ कर दो। रिटर्न ऑफ का मतलब माइनस कर दो क्योंकि वो पैसे मिलने के चांसेस नहीं है। तो बताओ प्रॉफिट या नुकसान? लॉस है ना, 10,000 मिलने के चांसेस नहीं है। तो यहाँ दिखा देना टू डेटर्स की हमारे डेटर्स डिक्रीज हो चुके हैं, अब हमें नहीं मिलेंगे हाउ मच 10,000 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट, देर इज नो नीड फॉर एनी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 50 होता और यहाँ पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स होता 2,000 और क्वेश्चन में लिखा है देर इज नो नीड फॉर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, यानी इसकी जरूरत नहीं है। सोचो अगर इसकी जरूरत नहीं है तो ये तो डिक्रीज हो गया ना, फायदा हो गया फॉर्म का। बाई साइड में दिखाना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन जब भी डिक्रीज होगा तो प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो लॉस। ये तुम्हारा चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4 के रीवैल्यूएशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आ सकते हैं। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास लिखो फर्नीचर इंक्रीज्ड बाय ₹10,000, तो 10,000 से इंक्रीज हुआ तो ऑब्वियस प्रॉफिट हुआ है। फर्नीचर डिक्रीज बाय ₹5,000 तो ऑब्वियस डिक्रीज और लॉस हुआ है। फर्नीचर इंक्रीज टू में कंपेयर किया जाता है, ठीक है, इंक्रीज हुआ तो एसेट की वैल्यू इंक्रीज हुई है तो प्रॉफिट, इंक्रीज हुई है तो लॉस, वो मैंने तुम्हें बता दिया। ठीक है, ये थे तुम्हारे रीवैल्यूएशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसके बाद चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 में आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट के बाद जो अकाउंट बनता है पार्टनर का अकाउंट। ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4 में 70 to 80% सेम है। याद रखना क्या करना है, स्टेप है बिल्कुल, गिनती के 4-5 स्टेप हैं। सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब भी बनाओगे, चाहे चैप्टर नंबर 3 हो, 4th हो, 5th हो, सबसे पहले लिखना बाय बैलेंस बीडी। एडमिशन का चैप्टर है तो ऑब्वियस है ए और बी की कैपिटल गिवन होगी, ओल्ड पार्टनर्स की ए और बी की, सी तो बाद में आता है ना, तो ए और बी के कॉलम में लिख देना ए और बी की कैपिटल। सेकंड नंबर पे आपको चाहे एडमिशन हो चाहे रिटायरमेंट हो, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट और रीवैल्यूएशन का लॉस शो करना है। प्रॉफिट पार्टनर्स की कैपिटल को इंक्रीज करता है, जब भी पार्टनर को पैसे देने हैं तो इधर, पार्टनर से पैसे लेने तो इधर। रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट है तो यहाँ लिख लो बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, लॉस होगा तो यहाँ लिखना। थर्ड नंबर पे आपको चेक करनी है बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड, चाहे एडमिशन हो चाहे रिटायरमेंट हो। एडमिशन में या रिटायरमेंट हो, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आपको 4 चीजें मिलेंगी, 3 तरह के रिजर्व, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, एक प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट। चारों चीजें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में, तो यहाँ पे लिख देंगे चारों ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में दिखा देना है इसको। उसके बाद लायबिलिटी 3 स्टेप हो गए, क्या पहले बाय बैलेंस बीडी, सेकंड नंबर पे रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस, थर्ड नंबर पे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में 4 चीजें होगी, चारों चीजों को यहाँ लिख देना ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में। फोर्थ नंबर पे बैलेंस शीट की एसेट साइड चेक कर देना, वहां पे 3 चीजें मिलेंगी, क्या क्या, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस और गुडविल अपीयर इन द बुक्स, जो परचेज गुडविल होते हैं जिसको हम राइट ऑफ करते हैं। एसेट्स इधर क्रॉस, गुडविल दिखाना, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दिखाना, प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस दिखाना, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में। ये एग्जैक्ट स्टेप्स एग्जैक्ट सेम रिटायरमेंट और डेथ वाले में भी है, चारों में ये लगना ही लगना है, रूल है, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में रूल लगेगा। एडमिशन में क्या चेंजेस है, एडमिशन में नया पार्टनर जब भी बिजनेस में आता है कैपिटल लेकर आता है और गुडविल लेकर आता है। जो कैपिटल लेकर आता है तो वर्ड यूज करेंगे बाय कैश या बैंक, कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है जब वो। सी लेकर आया तो सी के कॉलम में दिखा देना। तो नया पार्टनर एक और चीज लेकर आता है, फर्म में गुडविल लेकर आता है। गुडविल जब लेकर आता है ना, वो जो गुडविल है ओल्ड पार्टनर्स में सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। जब गुडविल लेकर आता है तो उसके वर्ड क्या लिखोगे आप, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। ये ओल्ड पार्टनर्स में सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ सेक्रीफाइस रेशियो, बाकी सभी चीजें ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में। अगर वो दो, देखो गुडविल के दो ही केसेस है, या तो गुडविल कैश में लेकर आएगा या गुडविल कैश में लेकर नहीं आएगा। जब कैश में लेकर आएगा तो यहाँ लिखना बाय प्रीमियम, दो देखो याद रख लो, बस दो ही चीजें इस चैप्टर की, बाकी सब सेम है। ये इंपॉर्टेंट है, ज्यादा मार्क्स का होता है। गुडविल कैश में लेकर नहीं आता तो इसकी जगह यहाँ पे लिखना सी लेकर नहीं आया तो यहाँ लिखना सी करंट अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स में सेक्रीफाइस रेशियो में। कई बार मैक्सिमम क्वेश्चन में क्या लिखा होगा, मैक्सिमम इन द सेंस मैक्सिमम हद से क्या लिखा हो सकता है, ये वाली गुडविल ड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। अगर गुडविल विड्रॉ करी तो यहाँ पे लिख देना टू कैश या बैंक, गुडविल विड्रॉन, दैट्स इट, इतना सा है। लास्ट में इन दोनों का टू बैलेंस सीधी निकाल देंगे और जो टू बैलेंस सीधी लिखेगा इस न्यू कैपिटल को बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखा देगा। ये था तुम्हारा कैपिटल अकाउंट। अब इसके हम करके देखेंगे क्वेश्चन, अभी यहाँ तक इसको टिप्स पकड़ रहा हूँ। फुल फ्लैश क्वेश्चन करवाता हूँ तुम्हें।
कि पेपर में आना तो है, ये श्योर है कि एडमिशन का क्वेश्चन, रिटायरमेंट का क्वेश्चन तो आना ही आना है कि रिवैल्यूएशन पक्का बनेगा ही बनेगा, पार्टनर्स अकाउंट बनना ही बनना है। अटेम्प्ट कैसे करना है पेपर में, तुम्हें ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है जिसमें सिर्फ प्रॉफिट और लॉस को शो करना होता है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ए और बी पार्टनर्स हैं, बैलेंस शीट गिवन है 31 मार्च 2024 को, ये बैलेंस शीट गिवन है आपके पास। सी वॉज टेकन इनटू पार्टनरशिप एज फर्म फ्रॉम 1 अप्रैल 2024, और सी क्या लेकर आया बिजनेस में, 40,000 तो लेके आया अपनी कैपिटल का। मैंने लिखवाया था तुम्हें अभी इससे पहले, जब भी नया पार्टनर कैपिटल लेकर आता है तो कैपिटल अकाउंट में लिखते हैं बाय कैश या बैंक। तुम कैश लिखोगे या बैंक लिखोगे, बैलेंस शीट की एसेट साइड में लिख लेना। कैश लिखा तो तुम लिख देना बाय कैश। बट सी ब्रॉट 40,000 कैपिटल हो गया, बट ही इज अनेबल टू ब्रिंग एनी अमाउंट फॉर गुडविल। देखो पूरे एडमिशन वाले केस में दो ही टॉपिक बनते हैं, या तो गुडविल कैश में लेकर आएगा या गुडविल कैश में लेकर नहीं आएगा। अगर गुडविल कैश में लेकर आता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आंखें बंद करके लिख देना बाय प्रीमियम फॉर गुडविल होल्ड पार्टनर्स में सेक्रीफाइस रेशो में। अगर वो गुडविल कैश में लेकर नहीं आता तो वही गुडविल के अमाउंट को प्रीमियम फॉर गुडविल ना लिखकर बाय सी करंट अकाउंट लिख देना और बांट देना सेक्रीफाइस रेशो में। सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें सेक्रीफाइस रेशो। टर्म्स क्या क्या है जब वो आएगा बिजनेस में, फॉलोइंग टर्म्स ऑफ एग्रीड अपॉन। क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज ₹7,000। मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट तुम्हें बता रहा हूँ, पहले सारा बता देता हूँ कि कौन सी चीज कहाँ दिखाओगे। जब भी वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम होगा, आप हमेशा चेक करोगे कि रिजर्व है या नहीं है। देख लेते हैं, बिल्कुल है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 5600 है, बट हमें क्लेम देना है वो देना है ₹7,000। 5600 का हमारे पास अरेंजमेंट है। एक्स्ट्रा जो हमें लॉस लेना पड़ेगा, बियर करना पड़ेगा, पड़ोसी का नाम, रीवैल्यूएशन अकाउंट, ₹1400 रीवैल्यूएशन से लेने पड़ेंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में आप 7000 नहीं दिखाओगे, 1400 दिखाओगे टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। 1400 मैं लिख रहा हूँ, ये देखो यहाँ पर दिखा देना डेबिट साइड में। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या लिखा है, टू राइट ऑफ बैड डेट्स अमाउंटिंग टू ₹6,000। चेक कर लो डेटर्स कितने के हैं। 80,000 के डेटर्स है, मार्केट से लेना है 80,000। कहीं एक बार ना जरूर प्लीज यहाँ पर भी देख लेना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स यहाँ तो नहीं गिवन है, बिल्कुल गिवन है। देखो कई बार तुमसे चाल चलेगा, वो इसमें से माइनस करके नहीं दिखा रखा होगा, यहाँ पे दिखा रखा होगा। बड़ा ध्यान से सोच समझ के डिसीजन लेना, बताना मुझे कितना लॉस हुआ है। मार्केट से लेना था 80,000। फॉर्म को लगता था कि 4,000 मिलने के चांसेस नहीं है, उसके लिए उसने पहले से ही अरेंजमेंट करके रखा हुआ है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाया हुआ है। मेरा क्वेश्चन ये है कि तुम्हारे हिसाब से बताओ एक्स्ट्रा लॉस कितना हुआ। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, राइट ऑफ बैड डेट्स कितना है, 6,000। एक ही चीज गिवन है, कंपेयर कर लो। 4,000 की उम्मीद थी, डूबे कितने, 6,000। 2,000 का एक्स्ट्रा लॉस हुआ है, 2,000 ही रिवैल्यूएशन में दिखाए जाएंगे। किस नाम से, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दिखाओ, या टू बैड डेट्स दिखाओ, या टू डेटर्स दिखाओ, मर्जी है तुम्हारी। तो डेबिट साइड में दिखा दूंगा मैं टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, क्लियर, या बैड डेट्स लिख दो। 6 नहीं लिखे, 2 लिखे, रीजन 4,000 अरेंजमेंट था। क्रेडिटर्स आर टू बी पेड ₹2,000 मोर। बहुत सिंपल है, क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जिनको हमने पेमेंट करनी है, और अभी अभी ताजी इन्फॉर्मेशन मिली है कि ₹2,000 एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, तो लॉस हुआ है रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड में। टू क्रेडिटर्स ₹2,000। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बी ब्रॉट डाउन टू, टू लिखा है, टू टू में कंपेयर करते हैं, मैंने तुम्हें बताया था, चेक करो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहाँ पे। ये रहे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 3,000। कितने रह गए, ब्रॉट डाउन कम होकर 1,200 रह गए, डिक्रीज हुए। कंपैरिजन करो, 3,000 से 1,200 रह गए, 1,800 डिक्रीज हुए। लाइबिलिटी वो चीज होती है जो मार्केट में पे करनी है, अगर आपकी वो कम हो जाती है तो ऑब्वियस आपको बेनिफिट हुआ, फायदा हुआ रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में। बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1,800 दिखा दिया आपने। इसके बाद मैं आपको साथ के साथ ये भी बता देता हूँ कि इनका इफेक्ट क्या क्या पड़ेगा। इस क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन को आपने रीवैल्यूएशन में तो दिखा दिया 1,400, पर जब नई बैलेंस शीट बनाओगे, नई, तो ये क्लेम आपको देना है। नई बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिखाओगे टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन, सॉरी टू नहीं लिखना, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम लिखना है 7,000। क्लियर, बैड डेट्स 6,000 हो गए, 80 में से 6 डूब चुका है, यहाँ 74 दिखाना, फिर ये हटा देना यहाँ से क्योंकि इसका रिकवर हो गया, यूज हो गया इसका। क्रेडिटर्स को ₹2,000 एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। क्रेडिटर्स आपके पास 30,000 है, यहाँ पे 32 दिखाना अब न्यू बैलेंस शीट में। ठीक है जी। इसके बाद
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी ब्रॉट डाउन टू, कम होके 1200 रह गए हैं। न्यू बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1200 दिखाना अब, क्योंकि 1800 कम हो चुके हैं। एक थर्ड पॉइंट रह गया था हमारा, रुपीज 2000 बी प्रोवाइडेड फॉर एन अनफोर्सिन लाइबिलिटी। अनफोर्सिन लाइबिलिटी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को बोलते हैं, ऐसी लाइबिलिटी जो लिखना भूल गया और अब देनी पड़ेगी, लॉस है रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड में। टू, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। नेक्स्ट, ये भी हो चुके हैं, ये 4 पॉइंट हो चुके हैं। बस इतना सा है रिवैल्यूएशन का, ये गुडविल है, ये आपका कैपिटल अकाउंट में काम आएगी, ध्यान देना। इसके बाद रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस निकालेंगे। टोटल करो, 6 प्लस 14 7400, 74 में से 1800 माइनस करोगे, आंसर जो आपका आएगा वो आएगा 5600। देखो, बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में चेक कर लेते हैं क्या है। ये रहे ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म। क्वेश्चन में इनकी रेशियो गिवन नहीं है, तो ऑब्वियस अगर रेशियो गिवन ना हो, ओल्ड रेशियो इक्वल होती है, तो 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 5600 लॉस निकला, दोनों में इक्वल बांट दो। इसके बाद जो बनाना है वो बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ध्यान से देखना कैसे बनेगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को फॉर्मेट बनाने के बाद सबसे पहले नंबर पे लिखते हैं बाय बैलेंस बीडी, जो कि बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में गिवन होता है। ये रहा लायबिलिटी साइड में, ए की कैपिटल है 50, बी की कैपिटल है 60, ये दिखा दोगे 50 एंड 60। सेकंड नंबर पे लिखोगे रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस। लॉस निकला है इधर क्रॉस, ऑपोजिट जाएगा ऐसे, टू रीवैल्यूएशन। मैंने बताया था ना, एक सलमान खान की मूवी आई थी गर्व, उसमें वो ऐसे ऐसे करता है, तो वही करना है इसमें भी, ऐसे 2800। नेक्स्ट, थर्ड नंबर का जो रूल होता है वो कहता है बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड चेक करो, चार चीजें, चार चीजों में से कुछ डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है तो वह यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करो। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में चार चीजें होती है, तीन तरह के रिजर्व। एक प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट चेक कर लेते हैं है या नहीं इसमें। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था, बट इसका यूज क्लेम देने के लिए हो गया, तो ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकते। इसके अलावा नहीं है यहाँ पे, जनरल रिजर्व भी नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस भी नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी नहीं है। उसके बाद चेक करनी है एसेट साइड, कुछ राइट ऑफ करने वाला तो नहीं है। तीन चीजें मिलेंगी, गुडविल, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस एंड प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस। चेक कर लेते हैं है या नहीं। ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस है ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में, ऐसे क्रॉस 4000 को बांट देंगे ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में। एसेट्स लायबिलिटी चेक करने के बाद लास्ट स्टेप होता है, नया पार्टनर बिजनेस में कैपिटल लेकर आता है और गुडविल लेकर आता है। जब कैपिटल लेकर आता है तो यहाँ पे लिखते हैं बाय कैश या बैंक। कितनी कैपिटल लेकर आया देख लेते हैं। 40,000 रुपीज कैपिटल के लेके आया, कैपिटल में लिख दो 40,000 सी के कॉलम में। ठीक है जी, अब गुडविल देखते हैं क्या है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है गुडविल कैसे निकालनी है। गुडविल इज वैल्यूड, जब भी गुडविल इज वैल्यूड लिखा हो इसका मतलब फर्म की गुडविल निकालनी पड़ेगी आपको, या दी होगी डायरेक्ट या निकालनी पड़ेगी। ये 1.5 ईयर परचेज है ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। 3 ईयर्स के एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। 8 प्लस 10 18, 18 प्लस 18 36,000 टोटल प्रॉफिट ऑफ 3 ईयर्स। कौन में नंबर ऑफ ईयर्स, 36 डिवाइड बाई 3, 12,000 मल्टीप्लाई करो नंबर ऑफ ईयर परचेज जो कि है 1.5, ये आएगा आपका 18,000। तो ये 18,000 फर्म की गुडविल है। अगर आपके पास फर्म की गुडविल निकल जाती है तो आपको जो पार्टनर बिजनेस में आया है उसका न्यू शेयर से निकाल लो, कितना बनता है उसका गुडविल का। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल के दी हुई है, ये ना सी का शेयर 1/6, 1/6 कर लो। 3,000 रुपीज नया पार्टनर गुडविल लेकर आएगा या नहीं लेकर आएगा, दोनों में से एक केस बनता है, पर क्वेश्चन में लिखा है बट ही इज अनेबल टू ब्रिंग एनी अमाउंट फ्रॉम गुडविल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होती है वो सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो पहले चेक कर लेना, क्या पता ओल्ड और न्यू डायरेक्ट गिवन हो, फिर तो निकाल लेना। अदरवाइज मैंने 4 केसेस बताए थे उसमें से एक हो सकता है। ओल्ड भी गिवन है, अगर नहीं गिवन तो इक्वल, तो फिलहाल एक ही निकालते हैं। 1/2 माइनस न्यू थी 3/6, 3/6 को कट करोगे 1/2 ही बनेगा। 1/2 माइनस 1/2 जीरो ही बना। यार अब दूसरे की क्यों निकालनी है हमें, ऑब्वियस है कि बी ही सेक्रीफाइस करेगा, क्योंकि एक अगर सेक्रीफाइस नहीं कर रहा तो ऑब्वियस है दूसरा ही सेक्रीफाइस करेगा। अगर तुम निकालोगे तब उसका निकल जाएगा। कहने का मतलब है एंट्री क्या होगी, गुडविल हमने निकाल ली 3,000, ये 3,000 रुपीज दिए जाएंगे किसको, सिर्फ और सिर्फ बी को, क्योंकि बी ने ही सेक्रीफाइस किया, ओनली बी सेक्रीफाइस। तो जब गुडविल लेकर आता तो लिखते हैं बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। इस क्वेश्चन में लिखा है गुडविल कैश में लेकर नहीं आया, तो वर्ड यूज करोगे बाय सी करंट अकाउंट। बी ने सेक्रीफाइस किया, बी के कॉलम में लिखा दो 3,000। इसके बाद टोटलिंग करके बैलेंसिंग कर देना। यहाँ पे आएगा 50, 63, 40। 50 में से ये माइनस करो, इसको लिखेंगे टू बैलेंस सी डी। 45,200, 63,000 में से ये माइनस करो 58,200 और इसका 40,000।
तो याद रखना बैलेंस शीट पे क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ, ध्यान रखना। नया पार्टनर जब बिजनेस में कैश लेकर आता है कैपिटल का, तो बैलेंस शीट में जब बनाओगे तो जितना कैश पहले से पड़ा था उसमें ये 40,000 रुपीज ऐड कर देना। 10,000 बनाओगे पड़ा है, 40 और लेकर आया, 50 दिखा देगा न्यू बैलेंस शीट में। अगर वो गुडविल भी कैश में लेकर आता है, 3,000 के दो केसेस है ना, या तो कैश में लेकर आएगा या कैश में लेकर नहीं आएगा। अगर कैश में लेकर आएगा तो कैपिटल का अमाउंट 40 वो ऐड करोगे, 3,000 गुडविल वो भी ऐड करोगे, यहाँ 53 लिखोगे। इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ कैपिटल कैश में लेकर आया, गुडविल कैश में लेकर नहीं आया। जब गुडविल कैश में लेकर आता है तो कैश में प्लस, गुडविल कैश में लेकर नहीं आता तो बैलेंस शीट में एसेट साइड में यहाँ पर एक कॉलम बनाओगे, सी करंट अकाउंट 3,000। दैट मीन्स पैसा देगा फॉर्म को, अभी नहीं लेकर आया, बाद में देगा फॉर्म, ने उससे पैसे लेने हैं, लेने हैं तो फॉर्म के लिए वो बन जाएगी एसेट। तो गुडविल के दो केस बने, कैश में लेकर आएगा तो कैश में प्लस, कैश में लेकर नहीं आएगा तो तब भी एसेट साइड में आएगा, बस कैश में प्लस नहीं करोगे, उसका अलग से दिखाओगे करंट अकाउंट के नाम से। पूरे एडमिशन के केस में इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, ज्यादा मार्क्स का होता है कैपिटल अकाउंट में। क्लियर? एक मैंने तुम्हें ये बता दिया, बैलेंस शीट का फॉर्मेट बता दिया, जो टू बैलेंस सीडी आएगा तीनों की न्यू कैपिटल को यहाँ पर दिखा देना। ठीक है? बैलेंस शीट को मैच करने का तरीका, जितनी भी रीवैल्यूएशन अकाउंट में जितनी भी चीजें आई है हर एक का इफेक्ट बैलेंस शीट में जरूर पड़ेगा, ध्यान देना। अगर इंक्रीज हुई है तो इंक्रीज करके दिखाना, डिक्रीज हुई है तो डिक्रीज करके दिखाना, कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी रह गई थी उसको दिखाओगे, कोई अनरिकॉर्डेड एसेट रह गई थी तो अब उसको दिखाना पड़ेगा। क्लियर? क्योंकि बैलेंस शीट में इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि पेपर में बहुत रेयर चांसेस होते हैं, पर आ गया तो पर मैंने बता दिया तुम्हें कैसे कैसे उसको बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को देखो, अभी जो मैंने क्वेश्चन किया है मैं उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूंगा तुम्हें प्रोपोर्शनेट कैपिटल कैसे निकाली जाती है, क्योंकि टॉपिक है प्रोपोर्शनेट कैपिटल वाला। ध्यान देना क्या लिखा हुआ है। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट गिवन है ए और बी की, बैलेंस शीट गिवन है, सी आया है नया पार्टनर, ओल्ड रेशो गिवन है 2:1, न्यू रेशो गिवन है 3:1 निकाल के दी हुई है। सी ब्रिंग इन प्रोपोर्शनेट कैपिटल आफ्टर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट, यानी एक टॉपिक बनता है आपका एडमिशन के केस में, रिटायरिंग पार्टनर एडमिशन वाले पार्टनर की आपको कैपिटल ही गिवन नहीं होगी। ठीक है? इतनी कैपिटल लेकर आया वो गिवन नहीं होगी, सो बोलते हैं वो लेकर आएगा प्रोपोर्शनेट कैपिटल। तो क्या बनता है इसमें केस देख लेते हैं। पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना हो, उसमें क्या दिखाओगे उसमें, देखो मैं यहीं पे बना देता हूँ रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये तो गुडविल लेकर आया है, ये तो पार्टनर्स के अकाउंट में दिखा देना। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी रिड्यूस्ड बाय, मैंने कहा था जब बाय होते हैं ना डायरेक्ट यही अमाउंट दिखाओगे रिवैल्यूएशन में। प्रोविजन इंक्रीज होगा तो लॉस, डिक्रीज होगा तो प्रॉफिट, यहाँ दिखा दो बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2,000 रुपीज। देयर इज एन ओल्ड टाइपराइटर जिसकी वैल्यू 2,600 रुपीज थी, इट डज नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ द फर्म, इट इज नाउ टू बी रिकॉर्डेड। टाइपराइटर था, बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया, अब हमें मिल चुका है, दैट इज अनरिकॉर्डेड एसेट। तो यहाँ लिखो अनरिकॉर्डेड टाइपराइटर। इफेक्ट क्या पड़ेगा, इस अनरिकॉर्डेड टाइपराइटर को जब न्यू बैलेंस शीट बनाओगे तो वहां पर दिखाना एसेट साइड में इसको, क्योंकि पहले रिकॉर्ड नहीं किया तो अब दिखाना पड़ेगा। प्रोविजन 2,000 कम हुआ है तो जब न्यू बैलेंस शीट बनाओगे 40 में से 2,000 कम हो चुका है, 36 नहीं है, अब 1,600 माइनस करके दिखाना न्यू बैलेंस शीट में। ये हो चुका है। पेटेंट की वैल्यू 0, नील बटे सन्नाटा। पेटेंट हमारी एसेट है, वैल्यू 0 हो चुकी है, एसेट की वैल्यू 0 होगी तो लॉस हुआ है, लॉस है तो यहाँ दिखाओ 2 पेटेंट। ठीक है? 2% डिस्काउंट इज टू बी रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जिनको हमने पेमेंट करनी है, वो हमें 2% डिस्काउंट देंगे। भाई खुशी की बात है, पेमेंट करने के बदले में 2% आपको छूट मिल रही है, डिस्काउंट मिल रहा है, फायदा हुआ है। यहाँ दिखाओ बाय क्रेडिटर्स कम हो चुके हैं आपके क्रेडिटर्स, 2% कम हुए हैं सिर्फ। ये रहे क्रेडिटर्स, 20,000 का 2% होता है 400 रुपीज। बस रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया, टोटलिंग कर लो। 5,000, 5,000 में से 2,000 माइनस करोगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ए और बी में बांट देना, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में 3,000 को बांट दिया 2:1 में। ठीक है? इसके बाद बनाना आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यही बना दूं, चलो बना देते हैं, जगह देखते हैं। ए बी सी का कॉलम, रूल वही है, सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में 40 और 30। सेकंड नंबर पे रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस, अभी हमने निकाला था, ये निकाला था प्रॉफिट इधर सलमान खान वाला स्कीम, बाय रीवैल्यूएशन 2,000 इसको मिला था, 1,000 इसको मिला था। थर्ड नंबर पे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड चेक करो, डिस्ट्रीब्यूट करने वाला तो नहीं कुछ, मेरा रिजर्व फंड बांटो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में, 12,000 को 2:1 में 8 और 4,
फिर ये हो चुका है। उसके बाद एसेट साइड चेक कर लो, कुछ राइट ऑफ करने वाला तो नहीं है? नहीं है। 3 चीज़ होती है, गुडविल, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस एंड प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस अगर होता इधर ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करते हैं। लास्ट स्टेप होता है, नया पार्टनर कितनी कैपिटल लेकर आया है? फिलहाल इसमें लिखा है प्रोपोर्शनेट कैपिटल, यानी प्रोपोर्शनेट कैपिटल वाला केस इंपॉर्टेंट है। याद रखना, अगर बोर्ड में मुश्किल क्वेश्चन आया ना ऐसे वाला तो ये आ सकता है। लेकर तो आएगा ही, तो लिख दो बाय कैश या बैंक। बैंक ओवरड्राफ्ट है, बाय बैंक लिखो। कितना लेकर आया दे नहीं रखा तो अभी स्पेस छोड़ दो, अभी लिख देंगे। नया पार्टनर गुडविल लेकर आया है, 10,000 कैश लेके आया एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। जब गुडविल लेकर आता है तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, जब कैश में लेकर आता है। और इस गुडविल को सैक्रिफाइस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट है वो सैक्रिफाइस रेशो। कई बच्चे ओल्ड रेशो में ही बांट देते हैं, क्योंकि वो लेट वाले केस में ओल्ड रेशो में बांट सकते हो, क्योंकि ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइस होती है लेट वाले केस में। तो सबसे पहले चेक ही कर लिया करो ओल्डर न्यू क्या पता डायरेक्ट गिवन हो, क्या पता क्या डायरेक्ट गिवन ही है। क्या है फॉर्मूला? एक ही निकालते हैं, 2/3 माइनस 3/6। एलसीएम लिया 6, 4 माइनस 3 1/6 सैक्रिफाइस। बी की भी निकालेंगे, ओल्ड है 1/3, न्यू है 2/6, 2 माइनस 2 0/6। भाई बार बार एक ही बंदा सेक्रीफाइस कर रहा है, अगर दो करते तो उस रेशो में बांट देते हम, फिलहाल इसमें एक ही कर रहा है। बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, सारी की सारी गुडविल ए को मिल जाएगी यहाँ पे 10,000 रुपीज। टोटलिंग कर दो, क्योंकि लास्ट स्टेप होता है ये। या हद से हद कई बार लिखा था गुडविल विड्रॉ कर ली। अब चेक करो लास्ट केस है, इसके बाद टोटल करेंगे 40 + 10 50 + 10 60,000 35,000। इसकी देनी रखी, यहाँ लिखो टू बैलेंस सीडी 60 और 35। प्रोपोर्शनेट कैपिटल का शॉर्टकट बता रहा हूँ तुम्हें, काम आ जाएगा पेपर में यार, याद रखनी पड़ेगी ट्रिक ये वाली। क्या चाहिए आपको? कंबाइंड न्यू कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स चाहिए पहले तो। क्या चाहिए? कंबाइंड न्यू कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। ये तो ओल्ड कैपिटल है ना, मुझे न्यू कैपिटल चाहिए। न्यू कैपिटल ये होती है टू बैलेंस सीडी वैल्यू। ये न्यू कैपिटल निकल गया कंबाइंड 60 + 35 95,000। यहाँ लिखो 95,000। ये कंबाइंड कैपिटल है, कंबाइंड न्यू कैपिटल। वैसे रूल कहता है इनका कंबाइंड न्यू शेयर पता होना चाहिए, फिर न्यू शेयर को रेसिप्रोकल करो, फिर रेसिप्रोकल करने के बाद फर्म की कैपिटल आ जाएगी, फिर उसका शेयर निकालो। तो मैं इतना लंबा प्रोसेस नहीं कर रहा, तो मैं बहुत शॉर्टकट करा रहा हूँ। दोनों की कैपिटल आ जाएगी ना, इसमें नए पार्टनर का शेयर कितना होगा उसका तरीका। नए पार्टनर का शेयर देख लिया करो है कितना, 1/6 है। तो आप क्या करो, ध्यान देना इस चीज को, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये 1 को ऐसे ही रखना, कौन में से ना, इस 6 में से ये 1 उड़ा देना, माइनस कर देना। 6 - 1 कितना हुआ? 5। डायरेक्ट कर देना, 19,000 इसका आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ पे होता 2/5 तो मैं क्या करता, 2 ऐसे ही रहने देता, 5 में से 2 माइनस करता, 2/3 कर देता इस कंबाइंड न्यू कैपिटल का, तो ये उसकी कैपिटल आ जाएगी। आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो, ये आपने बाय बैंक छोड़ा था, यहाँ पे लिख दो 19,000। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद। इस टॉपिक को तुमने जरूर याद करना है, लर्न करना है। देखो अकाउंट्स इजी सब्जेक्ट है, अगर उसकी प्रैक्टिस करो, अकाउंट्स की रिस्पेक्ट करो, वो तुम्हारी रिस्पेक्ट करेगा और इन फ्यूचर लॉन्ग टर्म तक करेगा। कॉमर्स में एक सब्जेक्ट अकाउंट्स ही ऐसा सब्जेक्ट है जो लाइफ टाइम, अगर तुम कॉमर्स फील्ड में हो तो अकाउंट्स हर साल तुम्हारे पास आएगा, अगर आप एक कॉमर्स रिलेटेड फील्ड सेलेक्ट करते हो तो। थोड़ी तो एफर्ट्स करने पड़ेंगे यार, मेहनत करनी पड़ेगी। क्लियर? तो मैंने तुम्हें ये भी बता दिया, प्रोपोर्शनेट कैपिटल वाला बता दिया। एक और क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। अच्छा, जो मैंने तुम्हें अभी जो क्वेश्चन बताया ना, ये क्वेश्चन बताया, ये बैंक ओवरड्राफ्ट है। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब है मैंने बैंक को 15,000 रुपीज देने हैं। नया पार्टनर बिजनेस में 19,000 तो कैपिटल लेकर आया था, 15,000 बैंक को देने थे। नया पार्टनर 19,000 कैपिटल लेकर आया था, प्रोपोर्शनेट कैपिटल अभी हमने निकाली थी, तो वो आएंगे तो बैंक प्लस हो जाएंगे ना वो। और नया पार्टनर गुडविल भी लेकर आया था, वो भी बैंक पे प्लस हो जाएंगे। तो बैंक क्या करेगा, 29,000 रुपीज आए, 15,000 रुपीज कट हो जाएंगे उसमें से। बैंक में जो बैलेंस रहेगा ना, अब जो पड़ा हुआ पॉजिटिव बैलेंस वो 14 है, तो ये वाला बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी साइड से उड़ा देना। फिर यहाँ पर न्यू बैलेंस शीट में बैंक का बैलेंस दिखा देना 14,000। ठीक है, अगर यहाँ पे बैंक का बैलेंस पहले से ही पड़ा होता पॉजिटिव बैलेंस, तो ये और ये दोनों उसमें प्लस होके यहाँ पे बैंक का बैलेंस दिखा देते। ठीक है, थोड़ी सी मेहनत करके देख लेना, आ जाएगा। इलस्ट्रेशन नहीं है डीके गोयल की, मैं इलस्ट्रेशन नहीं करा रहा हूँ, प्रैक्टिकल भी मैंने करा रखे हैं। और यूट्यूब पर ही आप देख लेना, एडमिशन ऑफ पार्टनर का एक सीरीज बनी होगी, वो भी मैंने प्रैक्टिकल करा रखे हैं। तो यार इतने केसेस करो,
बहुत है तुम्हारे लिए, इतने भी कर लोगे अच्छे से तो वेल एंड गुड है। हिडन गुडविल वाला भी टॉपिक है। हिडन गुडविल का मैंने यार रील्स में ना और एमसीक्यू क्वेश्चन में मैंने तुम्हें लिख करवा रखा है वो क्वेश्चन, उनको जरूर देख लेना। तो चैप्टर नंबर थर्ड ओवरऑल हम कर चुके हैं। आई होप सो बोर्ड में आपको ये मिले। एफर्ट्स करना, कोशिश करना, और हाँ, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और इसको शेयर कर देना।